हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा किसान आज भी गेहूं और चावल इसलिए उगाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की एमएसपी है। उनको पता है कि मुझे 24 रुपये 1 किलो गेहूं के पक्का मिलेंगे जिस दिन मैं हार्वेस्ट करूंगा। कितना होता है सर 1 एकड़ से कमाई गेहूं के किसान का? देखिए, मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये एकड़ के आसपास की कमाई है। मेरा मानना है कि भारत जैसा देश जिसमें इतना लैंड है, इतने सारे किसान है, तो ऐसा सिचुएशन आ ही क्यों रहा है सर कि हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है? जब इतना लैंड है, इतने सारे किसान है, हमें तो उल्टा एक्सपोर्ट करना चाहिए ना। हम 1970 में जाके किसान को हमने बोला कि तू एक काम कर, यूरिया यूज कर, पोटाश यूज कर, सिंगल फॉस्फेट यूज कर और तू ज्यादा पैसा कमाएगा। उसने वो किया, लेकिन भाव गिर गए। कंज्यूमर जो खा रहा है, सब्जी चाय खा रहा है, चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है उसको जानना जरूरी है। आज हम जो खा रहे हैं, हम तो जहर खा रहे हैं। जिस दिन हार्वेस्ट करता हूँ उससे 15 दिन पहले तक ही मेरे को पेस्टिसाइड डालना है, उसके बाद नहीं डालना है। ये उसको आज तक बताया ही नहीं किया। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप इतना पॉपुलर है किसानों के अंदर। सो आप जाएंगे तो आपको ना गाँवों के अंदर किसानों के ग्रुप बने हुए हैं कि वो किसान जो फॉर एग्जाम्पल मक्का उगा रहे हैं, वो ग्रुप में फोटो डालते हैं कि कीड़े लग जाते हैं, तो कि भैया मेरे कीड़ा लग गया, क्या करना है। जो किसान मानो छोटा है, उसके लिए क्या ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो वो अडॉप्ट कर सके? हम हरदम मल्चिंग का अंडर प्ले करते हैं। मल्चिंग की इंपॉर्टेंस हमको हर किसान को मालूम होनी चाहिए, जो अभी भी मेरे ख्याल से नहीं है। आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इन जनरल? एग्रीकल्चर में पैसा है, खेती में पैसा है एज एन इंडस्ट्री? खेती में पैसा वही कमा सकता है कि जो दोनों अपने हाथ मिट्टी में डालने में जिसको झिझक नहीं। आप सोचोगे कि मैं किसी से और से हाथ डलवाऊंगा, मैं तो नहीं डालूंगा, मैं एलीट रहूंगा, नहीं पैसा कमाऊंगा। किसान भाई और बहनों, आज के एपिसोड में चाहता हूँ कि हर एक इंसान ध्यान से देखे। हमारे कई सारे वीडियोस में हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, नया नया क्या हो रहा है उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हमने उन 5 करोड़ किसान के बारे में बात किया है जो हमारे देश के छोटे किसान हैं और कैसे टेक्नोलॉजी का सहायता लेकर हम इन छोटे किसान को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर से कोई संबंध नहीं है, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको ग्राउंड लेवल एग्रीकल्चर का एक अच्छा आइडिया मिलेगा। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर दीपक पारीक सर, जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के एक बहुत ही रिनाउंड नाम है। ये एक टेक्नोक्रेट हैं, टेक्नोलॉजी में इन्होंने बहुत काम किया है। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर हैं। इन्होंने भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिप्रेजेंट किया है और इनके बहुत सारे एक्कोलेड्स और अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं जो आप ऑनलाइन कहीं भी देख सकते हैं। दीपक पारीक सर के साथ हमने बहुत ही खुल के बात की है। इस एपिसोड से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं जानता हूँ कि अगर आप ये एपिसोड देखें तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ इस एपिसोड को देखिए अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में पैशनेट हैं, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट बहुत ही एंकरेज करता है मुझे और हमारी टीम को कि हम आप तक और बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचा पाएँ। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर दीपक पारीक सर ऑन एग्री टॉक। दीपक सर, वेलकम टू एग्री टॉक, वेलकम टू बैंगलोर। कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स प्लेजर टू बी हियर। बहुत देखा है, सुना है आपके बारे में। खुश हूँ कि फाइनली आपसे कॉन्वर्जेशन करना चाह रहा हूँ। बिफोर वी स्टार्ट, मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ हम जो करते हैं उसके बारे में, हमारे ऑडियंस के बारे में, राइट? तो एग्री टॉक हमने स्टार्ट किया था टू क्रिएट कॉन्वर्जेशन और एग्रीकल्चर, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर के बारे में इंटरेस्टेड है उनको एक तो सही इन्फॉर्मेशन मिले, और दूसरी बात कि लोग एग्रीकल्चर के बारे में जनरली बात करना स्टार्ट करें। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हल्का सा नोशन बदला हुआ है, यंग जनरेशन ज़्यादा एग्रीकल्चर के प्रति नहीं आ रही है। सो उस माध्यम से हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, एंड ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 1 ईयर बहुत सारे लोगों से बात किया, किसान, चाहे एंटरप्रेन्योर्स, आपके जैसे पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसमैन, सबसे। सो टुडे जो हम बात करना चाहते हैं, मेजरली मैं समझना चाहता हूँ हाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कैसे मोर इम्पोर्टेंटली टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है किसानों को हेल्प करने के लिए। तो वील स्टार्ट विद दैट सर। वी कैन स्टार्ट, अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आपने क्या क्या किया इन दिस स्पेस? नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, आपने अच्छा किया कि ये जो बात बताई कि मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन को खेती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। उसका सिंपल रीज़न ये है कि शायद आज की जनरेशन को ये लगता है कि खाना ज़ोमैटो से आता है, खेत से नहीं। अगर माइंडसेट रहेगा आने वाली पीढ़ी का, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे एग्रीकल्चर में। पर एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हम्बल प्रोफेशन है। इट इज़ क्लीशे टू टॉक अबाउट कि हमारे बोलते हैं कि इंजीनियर की ज़रूरत साल में 1 बार पड़ती है, डॉक्टर की शायद 2 बार पड़ती है, किसान की दिन में 5 बार पड़ती है। तो करेक्ट। इतना इम्पोर्टेंट है किसान एंड हेंस खेती, बिकॉज़ हम जो भी खा रहे हैं फॉर आवर वेलनेस, आवर हेल्थ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, लाइक इवन दैट आपने अगर कॉटन के कपड़े पहने तो वो भी एक किसी किसान ने कहीं पे कपास उगाई 100%। होगी तो उसके कारण आपका वो कॉटन का अच्छा टी-शर्ट आया। जहाँ तक मेरी बात है, though I don't want to talk too much about me, I'll just give you a little bit of in 2 minutes.
आई वर्क ऑन इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी. सो मैं टेक्नोलॉजी, खेती और पॉलिसी, इसके इंटरसेक्शन पे काम करता हूँ. काफ़ी बड़ी, छोटी, नई उभरती कंपनी के अंदर मैं एडवाइज़र की तरह रोल प्ले करता हूँ. सरकारों के साथ भी काम करता हूँ, जिससे जो मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन के लिए, खेती किसानी के लिए जो ज़रूरत है पॉलिसी में चेंजेस का, उसको मैं स्टेक होल्डर, पॉलिसी मेकर के सामने रख सकूँ. तो इतना छोटा-सा रोल है. मेरी कंपनी का नाम हनी बी है, जिसके थ्रू मैं ये सारा काम करता हूँ. आप एग्रीकल्चर में आए कैसे सर? मतलब डे 1 से आप खेती करते थे, बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड था, मतलब कुछ अपॉर्च्युनिटी या मौका दिखा आपको? हाउ डिड यू स्टार्ट एग्रीकल्चर? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम जो एग्रीकल्चर के अंदर है, उससे अगर वाकिफ़ होंगे तो आज जनरली पिच किसी भी फाउंडर का ये रहता है. मैं एक बड़ी बड़ी कंपनी में काम करता था, अमेरिका में था, यूरोप में हुँ, था. फिर मैं मेरे गाँव बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में आया. मेरे जो दादाजी थे, नाना जी थे, वो सारी खेती करते थे. मुझे लगा उनको कितनी तकलीफ हो रही है, और इसलिए मैंने एग्रीटेक स्टार्टअप क्रिएट किया. ये सबसे हुँ। अच्छी पिच मानी जाती है आज सबसे की अच्छी तारीख कहानी में. कहानी सबसे अच्छी. बिकती है। इट इज़ वेरी गुड स्टोरी टू टेल. हाँ, मेरे पूरे खानदान में किसी ने खेती नहीं की है. अच्छा कोई नहीं। जी नहीं. सो माय डैड वाज़ अ बैंकर, माय ग्रैंडफ़ादर वाज़ अ ब्यूरोक्रेट. सो घर के अंदर किसी ने खेती की नहीं. मुझे भी 2014 तक खेती के बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था. 2014 के अंदर मैंने एक अपने टेक्नोलॉजी कंपनी जो सोशल मीडिया डेटा एनालिटिक्स में काम करी थी, उसमें एग्ज़िट लिया. उसके बाद एक मिड लाइफ़ क्राइसिस आई. अब करना क्या? हुँ, और हमारे एक काफ़ी अच्छे मित्र हैं जो जिनको टॉयलेट मैन भी बोलते हैं, जैक सिम. उनके साथ मैं सिंगापुर में बैठा था. उन्होंने मेरे को बोला, "दीपक, व्हाट यू वांट टू बी?" सो मैंने उनको मज़ाक में हँसते-हँसते बोला कि आई वांट टू बी अ बिलियनेयर. बिलियनेयर विथ अ बी. सो उन्होंने मेरे को सामने जवाब दिया, "अ बिलियनेयर इज़ अ पर्सन हू इम्पैक्ट्स बिलियन लाइफ, नॉट वन हू हैज़ $1 बिलियन इन हिज बैंक अकाउंट." सिंपल शब्दों में एक बिलियनेयर वो होता है जो बिलियन लोगों की लाइफ को अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट करे, ना कि वो जिसके अकाउंट में $1 बिलियन हो. बिलियन को हिंदी में कितना करोड़ होता है? 100 करोड़. 100 करोड़, हाँ, 1 100 बिलियन करोड़. 100 करोड़, सो करेक्ट। ये बात दिमाग में लगी कि यार बात बहुत सही है, हुँ, और ये लाइफ डिफाइनिंग पॉइंट था. सो अगर आपको 100 करोड़ लोगों की ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाना है, तो एक ही ऐसी एक्टिविटी है, एक ही ऐसा प्रोफ़ेशन है, एक ही ऐसा इकोसिस्टम है, एक ही ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको काम करना चाहिए, वो है एग्रीकल्चर, खेती, खेती. क्योंकि दुनिया का हर आदमी खाना खाता है. सही और खाते ही राइट? रहेगा। खाता ही रहेगा. क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो, मुझे नहीं लगता कि चावल और रोटी डाउनलोड हो पाएगी इंटरनेट से. हुँ, 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 वो हमको बना के खानी ही पड़ेगी. और अगर करेक्ट। रोटी बनानी है तो आपको गेहूँ लगेगा, और गेहूँ लगेगा तो गेहूँ उगाना पड़ेगा, और वो कौन उगाएगा? वो जनरली किसान ही उगाएगा. सो मुझे लगा कि एक एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है. और सेकेंडली मैंने ये चीज़ देखा कि एग्रीकल्चर में इन्फॉर्मेशन डिसिमेट्री एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. जो खेती किसानी कर रहा है उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जिसके पास इन्फॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा पैसा वो बना रहा है, इसलिए किसान गरीब रहता है. हुँ, सो समवन जिसने डेटा और आर्टिफिशियल हुँ, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी में काम किया, मुझे लगता है कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि शायद इस गैप को मैं थोड़ा ब्रिज कर सकूं. इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, खेती एग्रीकल्चर में काम करते हैं. एंड इंटेंशन इज के हम कैसे टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाए. इट्स जस्ट नॉट अबाउट बीइंग अ फार्मर. हुँ, हुँ। और ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में बहुत सारे इकोसिस्टम, बहुत सारे ना बिजनेस मॉडल्स हैं. लेकिन हाउ टू एंश्योर कि दैट लास्ट माइल के ऊपर फार्मर के पास टेक्नोलॉजी हाथ में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो करने की इच्छा है, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं. सर जैसे आपने एक शायद इंटरव्यू में कहीं तो कहा था लिंक्डइन पे, कहीं मैंने पढ़ा था कि किसान को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एआई हो, ये हो, टेक्नोलॉजी हो। किसान को अल्टीमेटली कि उसके लिए खेती या उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा आसान कैसे हो रहा है। जैसे आज के डेट में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है हमारे देश की खेती में, जो मैं समझा हूँ सर, किसान का लैंड होल्डिंग छोटा है। ज़्यादातर किसान हमारे देश में उनका 1 हेक्टेयर, 1 एकड़ से भी कम लैंड है। किसान को ज़्यादातर किसान को लगता है कि उनको अपने माल के लिए सही भाव नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर किसान को ये आइडिया नहीं है कि मार्केट में कब बेचूँ, कहाँ बेचूँ, और पोस्ट हार्वेस्ट में भी बहुत सारे लोग का बर्बादी हो रहा है, राइट? क्या टेक्नोलॉजी की सहायता से ये सारी चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, आपने ये जो बात बोली, डेफिनेटली मैं हर जगह ये चीज़ कोट करता हूँ कि अ गुड टेक्नोलॉजी विच इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, नॉन विजिबल, दिखनी नहीं सिंपल चाहिए. शब्दों में समझाइए किसानों को। कि टेक्नोलॉजी अच्छी वही है जो आपको दिखे नहीं. हुँ, हुँ। आपके मोबाइल में कितनी तरह की चिप है आपको मालूम है? उसके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वालकॉम ने क्या किया, उसमें कितने पेटेंट हैं, उसके अंदर किस तरह से प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हो रहा है, दिखता है आपको? नहीं दिखता है.
आप बटन दबाते हो और सामने वाले की आवाज आ जाती है, आप बटन दबाते हो तो इंटरनेट से पूरी दुनिया भर की चीज आती है, आप इंटरनेट बटन भी देखो। अब बटन दबा के ना हम्म, व्हाट्सएप के ऊपर एक अपना, आजकल हमारे काफी किसान भाई यूज करते हैं उसको, एक वीडियो कॉल लगा के आपने दिखाया कि यार मेरे पौधे के हम्म, अंदर ये पीला पड़ रहा है, क्या करूं? हम्म, सामने से जवाब आता है कि यार इसके अंदर तो है ना पोटाश की डिफिशियंसी लगती है, काम कर पोटाश का छिड़काव कर दे। ये सारी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किसान को या आपको या मेरे को सोचना पड़ता है कि मोबाइल के अंदर क्या क्या हो रहा है। सो एक तरह से टेक्नोलॉजी इनविजिबल है, आपके हाथ में सिर्फ एक बॉक्स है, वो हम्म, बॉक्स के अंदर आप चार बटन चार चीजें दबाते हो तो आपका काम होता है। तो मुझे लगता है सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी वही है कि जो इनविजिबल रहे। हम चाहे एआई की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, एट अ टेक्निकल लेवल ये ठीक है जब आप किसी को समझाना चाहें कि इसमें आप कर क्या रहे हैं, लेकिन किसान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान को मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बोला सेकंड चीज, छोटी लैंड होल्डिंग इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। फ्रैंकली अगर आप आज की तरह की अगर हम बात करेंगे, जब हम इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम वेस्ट को देखते हैं, ब्राजील को, यूएस को, नीदरलैंड्स को, तब हमको लगता है बड़े बड़े 10,000 स्क्वायर यार्ड, सॉरी 10,000 हेक्टेयर के फार्म होने चाहिए, हम्म, तब प्रोडक्टिविटी आती है। अभी ऐसा नहीं है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि अगर आप एक पिक्सल, मतलब आप एक एकड़ को भी है ना सैटेलाइट से देख सकते हो, हम्म, तो आपको अभी 10,000 हेक्टेयर की जरूरत नहीं है। आप हर एक एकड़ के अंदर अच्छी खेती किसानी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन चाहिए उसको सुधारने के लिए। हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स इंश्योर करेगा, और रोबोट भी आज इतने सस्ते हो जाएंगे, आप मानेंगे कि नहीं। आपका जब ड्रोन आया था, लाखों रुपए का ड्रोन आता था। हम्म, अब आज की तारीख के अंदर आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर तो है ना 30-40 हजार रुपए के अंदर अच्छे से अच्छा ड्रोन आ जाता है जो अच्छी फोटो खींच लेता है। आप ये देखेंगे खेती किसानी का ड्रोन भी 30-30 हजार रुपए में आने लग जाएगा। जो किसान 8 लाख का ट्रैक्टर खरीद सकता है, वो 30 हजार का ड्रोन नहीं खरीद सकता क्या? खरीद सकता है। हम्म। तो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम होगी, तो छोटे लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स भी हैं, वो उन्नत खेती कर पाएंगे। बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है वो है मार्केट फोर्सेस। जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि किस भाव में बेचना है, कब बेचना है, हुँ, ये इन्फॉर्मेशन किसान के पास कभी भी नहीं होती। तो जब आप देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली, जब हार्वेस्ट का सीजन आता है, अभी आप देखेंगे तो रबी की सारी फसलों का हार्वेस्ट का सीजन हुँ। आएगा, भाव नीचे हो जाएंगे। कौन से हम इसके बात कर रहे हैं सर क्रॉप्स का? गेहूँ, चाहे आप गेहूँ पकड़ लो, चाहे आप चना पकड़ लो, चना देख लीजिए, सितंबर में 84 रुपए था, आज 56 रुपए हो गया, क्योंकि किसान का माल आने वाला है अभी, हुँ, फरवरी एंड मार्च के अंदर। तो जब भी किसान हार्वेस्ट करता है, बाय डिफॉल्ट प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, हुँ, और जब किसान अपना माल पूरा बेच लेता है 3-4 महीने के बाद, उसके बाद भाव ऊपर जाने लग जाते हैं। सो ये जो इंटेलिजेंस जब तक किसान के हाथ में ये चीज़ नहीं आएगी कि मुझे सेलिंग का टाइमिंग क्या है। अब किसान स्पेकुलेटर तो है नहीं, स्पेकुलेटर माने? मतलब जो सट्टा करते हैं हुँ, ना, सट्टो सट्टा करने की जो होता है कि भाव ऊपर जाता है तो हम खरीद के रख लेंगे, फिर बाद ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। तो किसान तो इतना ही समझता है कि मैं खेती कैसे करूं, अच्छी से अच्छी खेती कैसे करूं और अपना माल बेचूं, और जिस दिन मेरा माल खड़ा हो जाए, जिस दिन मैं अपना हार्वेस्ट करूं, जिस दिन काटूं, उस दिन मेरे को अच्छे पैसे दाम मिलने चाहिए। ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक किसान के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि उसको सही टाइमिंग क्या है उसको बेचने का। और किसान से ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है देश की सरकारों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख के अंदर दालों की इंपोर्ट अलाउड क्यों है जब हमारे किसान की दाल आने वाली है? हुँ। हमारी तुअर आ रही है, हमारी मसूर आ रही है, हमारा चना आ रहा है, लेकिन आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट कर रहे हो। क्यों कर रही है सर हमारी सरकार ऐसा? सो इसमें सरकार की भी गलती नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपके पास इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती कि आप हिंदुस्तान की जितनी डिमांड है, उसको पूरी की पूरी डिमांड को टेक केयर ऑफ कर सकें। सो कुछ कमी रहती है, अगर हमारी ज़रूरत 40 लाख टन की है और हम 30 लाख टन ही उगा रहे हैं, तो 10 लाख टन कहीं से तो आएगा। तो वो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमको किसान आधारित पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। हम क्या बहुत ज़्यादा प्रो कंज्यूमर है। दाल में लगी आग, ₹5 दाल बढ़ी है सिर्फ। एक घर के हुँ, अंदर 4 या 5 किलो दाल जाती है महीने की। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ₹20 अगर आपके घर का खर्चा बढ़ता है तो आप बोलते हो दाल में लगी आग। तो ये एक नैरेटिव को भी बदलना पड़ेगा। सी इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का सारा हम प्रेशर सिर्फ किसान पे ही रखेंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप और हम भी चाहते हैं कि हमको इंक्रीमेंट मिले अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो। बिल्कुल। पिछले साल अगर मैं 10,000 कमा रहा था, इस साल मैं बोलूँगा मेरे मालिक को जाके, भैया मेरे को ₹13,000 दो, मेरे को 30,000 का इंक्रीमेंट चाहिए, 30% अपसाइड चाहिए। किसान की भी इनकम बढ़नी चाहिए ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसान की इनकम स्टैग्नेट हो गई है। तो कमिंग बैक, जो मैंने आपको बोला, सही भाव और कब उसको सही टाइम पे बेचना है, ये दोनों चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू किसान को, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू फ्यूचर के अंदर ऐसा होगा कि उसको मालूम पड़ेगा कि अभी आज आप बेच रहे हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एग्जांपल 15% है। हुँ, अगर आप जुलाई में बेचोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 25% होगी या 30% होगी। उसमें सारे कॉस्ट ऐड हो जाएंगे कि इसके अंदर फाइनेंसिंग चार्जेस क्या है, वेयर हाउसिंग चार्जेस क्या है, और उस टाइम क्या भाव रहने वाले हैं टेंटेटिवली। सो मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये सारी चीजें काफी किसान को लाभदायक होगी। और आज की तारीख में तो किसानों को ये भी नहीं मालूम होता कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। सो हुँ, वो भी हमको टेक्नोलॉजी के थ्रू
सरकार ने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन अभी भी वो उस लेवल पे नहीं आया कि ना डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के हर एक किसान के हाथ में पावर हो। आज आप किसी भी बड़ी कंपनी के ट्रेडर को फ़ोन उठा के बताओगे, वो आपको 25 मंडी के भाव बता देगा। वहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। किसान से पूछोगे तो शायद उसको अपने घर के बगल वाली मंडी का भी भाव नहीं मालूम होगा। वो तो ये बोलेगा, हाँ, रामलाल कह रहा था कि ना 55 रुपए भाव चल रहा है। हुँ, हुँ। सो हमको ये डिसइन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन का जो डिसइंटरमीडिएशन जो है, उस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। आई थिंक वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो 2 चीज़ आई थिंक ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी शब्द सुन के कई बार डर जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा आज मानो वो ट्रैक्टर में डाल रहे हैं पैसा, बट वो ट्रैक्टर देखते हुए आए हैं बहुत सालों से। आज जैसे ही ड्रोन आया उनको लगता है भाई महँगा है, कैसे मैं इस्तेमाल करूँ? राइट? तो एक टेक्नोलॉजी से भय है हल्का-सा किसानों का कि वो होगा तो महँगा ही होगा, रिज़ल्ट नहीं आया तो मेरा पैसा बर्बाद। और दूसरी चीज़ सर, जो आप इम्पोर्ट के बारे में बोले, मेरा मानना है कि भारत जैसा देश जिसमें इतना लैंड है, इतने सारे किसान हैं, प्रोडक्टिविटी या ग्रोथ में कहीं तो गड़बड़ कुछ हो रहा है कि आज हम इम्पोर्ट हमें करना पड़ रहा है। मतलब नेदरलैंड्स में जो आप भी अभी पोस्ट गए थे, मैं भी जब गया था, देखा था कि छोटे से छोटे एरिया में इतना ज़्यादा वो आउटपुट ले पा रहे हैं। सीरियल्स ग्रेन्स का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। तो ऐसा सिचुएशन आ ही क्यों रहा है सर कि हमें दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है? जब इतना लैंड है, इतने सारे किसान हैं, हमें तो उल्टा एक्सपोर्ट करना चाहिए ना? हम 1970 से गलतियाँ कर रहे हैं, एक के बाद एक गलतियाँ कर रहे हैं खेती के अंदर। मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े-लिखे, समझदार लोग हैं, लेकिन आई डोंट मिन्स माय वर्ड। मैं जहाँ तक खेती-किसानी जितना मैं समझा हूँ दुनिया घूम के, हिंदुस्तान में घूम के, किसानों के साथ बैठ के, हमने 1970 के अंदर एक राह पकड़ी थी जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन। है ना? वो हमारे बड़े हैं, गुरु हैं, उनका अभी वो रहे नहीं इस दुनिया में, उनका बड़ा सम्मान है। हुँ, लेकिन जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम गए थे, तो हमने एक माइंडसेट बनाया था कि किसान को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। सो हम 1970 में जाके किसान को हमने बोला कि तू एक काम कर, यूरिया यूज़ कर, पोटाश यूज़ कर, सिंगल फॉस्फेट यूज़ कर और तू ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि तेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी। उसने वो किया, लेकिन भाव गिर गए, कमोडिटी के प्राइस मिले नहीं, उसका खर्चा बढ़ गया। बिकॉज़ हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया, कैलकुलेशन ऑफ फर्टिलाइज़र कैसे करें कि 1 एकड़ में कितना डालना चाहिए, क्योंकि हमारे में डाइवर्सिटी बहुत थी। हर आदमी अलग तरह का गेहूँ उगा रहा था, अलग तरह का चावल उगा रहा था, हुँ, अलग तरह की तिलहन उगा रहा था। तो हमने बोला कि इसको मोनोक्रॉपिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक वैरायटी होगी तो फिर हम बोल सकते हैं कि इस वैरायटी में 200 किलो या 200 बैग पर हेक्टेयर डाल दो। तो हुँ, हमने उसको आके बोला कि तुम यही तरह के बीज उपयोग करो और यही वैरायटी यूज़ करो। जब हमने उसको वैरायटी सेम कर दी और हमने उसको डिपेंडेंट बना दिया केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर, इम्यूनिटी प्लांट की वीक हुई तो कीड़े लगे तो हमने बोला पेस्टिसाइड यूज़ कर। सो हम कंटीन्यूअसली उसके भाव बढ़ाए जा रहे हैं। जो आप हुँ। बोले ना कि वो उसको कोई भी चीज़ महँगी लगती है, उसको महँगी इसलिए लगती है कि वो बोलता है कि मैं पैसा दिए ही जा रहा हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा मेरे को वापस। वापस मिल नहीं रहा। मेरा खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा जब गेहूँ के भाव बढ़ जाते हैं तो तुरंत सरकार आके बोलती है इन्फ्लेशन हो गया, इसका प्राइस कैप कर दो। सो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे ना। सो मेरा इन्वेस्टमेंट हुए जा रहा है और मेरे को रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमको सॉल्व करनी है। दूसरी जो आपने बात बोली कि हम प्रोडक्टिविटी, हमने ग्रास रूट लेवल पे प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा काम नहीं किया। गेहूँ, बाजरा सबके लिए। हाँ, तो अगर आप देखेंगे कि आप कोई भी क्रॉप में देखिए, हम 2 या 3 क्रॉप छोड़ देंगे तो हम ग्लोबल एवरेज के आस-पास हैं। जब हम खेती प्रधान देश हैं, जिसके अंदर इतना बड़ा हमारा बजट है एग्रीकल्चर R&D के ऊपर, तो हम क्यों नहीं दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं उस क्रॉप के अंदर। क्या आ कारण आपको लगता है सर इसका? मुझे लगता है कि हमने थोड़ा-सा इसको लाइटली ले लिया, हुँ, एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि अगर इंसेंटिव नहीं थे, अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट जो गए हैं, सब ग्लोबली CGIAR कॉम्प्लेक्सेस और CGIAR इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे अच्छे जो एग्रीकल्चर जो भी साइंटिस्ट थे, वो देश छोड़-छोड़ के 1980 से लेके 2000 के बीच के अंदर काफ़ी लोग इंडिया के बाहर चले गए। सो जो टैलेंट का जो ड्रेन आउट हुआ, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिला, यहाँ पे काम नहीं मिला, यहाँ पे अच्छा काम करते हुए उनको नहीं लगा कि हम वैल्यू इट कर पा रहे हैं, तो काफ़ी लोग इंडिया छोड़ के गए। क्या है कि सबसे ज़्यादा इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग देयर, राइट? अगर आप किसी भी नेशनैलिटी के परसेंटेज वाइज़ कंपेयर करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा इंडियन, और आप सरप्राइज़ हो जाएँगे, नीदरलैंड के अंदर, यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तानी या इंडियन ओरिजिन के लोग जो अगर बसते हैं, तो वो नीदरलैंड में बसते हैं, जो खुद एक खेती प्रधान देश है। हुँ, और बिल्कुल। आफ्टर यूएस सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसमें उसके पास खुद का जमीन नहीं थी। 2 वही तिहाई सर। जमीन तो उन्होंने ना समुद्र से छीनी हुई है। सो ऐसी कंट्री के अंदर हिंदुस्तान के हमारे साइंटिस्ट, हमारे टेक्नोक्रेट जाके एक वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं, तो हिंदुस्तान में नहीं कर पाते क्या? कर पाते, लेकिन अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। लेकिन जो हो गया वो हो गया। आगे जाके मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमको
सिंपल हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमको पूरी की तरह से एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और कैसे रिलायंस ऑन केमिकल्स कम करें। ये बहुत जरूरी है। ये मुद्दा अब आपको एक और मैं थोड़ा सा डेविएट जा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगेगा। भारत देश के अंदर करीब करीब 30 करोड़ गाय भैंसे हैं हम्म। और वो गाय भैंसे गोबर देती है। वो गोबर के लिए अपन नाक बंद कर देते हैं। 1970 से पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था, वो गोबर ही मैन्योर हुआ करता था सिर्फ। बिल्कुल। आज हम उसको भूल गए हैं। कितने लोग आज गोबर को हाथ लगाएंगे? मैं वही बोल रहा हूँ आपको। तो सबसे अच्छा जो मैन्योर था हमारे पास, जो आपकी सॉइल को गुड ऑर्गेनिक कंटेंट देता था, सही मात्रा में नाइट्रोजन देता था, और जो आजकल बोलते हैं ना सस्टेन्ड रिलीज, बाय डिफॉल्ट नेचर ने सस्टेन्ड रिलीज ऑफ आपका न्यूट्रिएंट आपको ऐसा एक केपेबल प्रोडक्ट दिया है। लेकिन हमारी जो गाय की समस्या है, जब वो दूध देना बंद कर देती है हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो एक न्यूसेंस बन जाती है। क्या हम फोकस कर सकते हैं कि हम कैसे गोबर से एक्सट्रैक्शन करके, और आप सरप्राइज होंगे जर्मनी में पिछले 25 साल से जो बायोगैस के प्लांट हैं, राइट, वो आज की तारीख के अंदर ही उसकी स्लरी के अंदर एक्सट्रैक्शन करके अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट बना के अपनी खेती में यूज कर रहे हैं। जिस देश के अंदर गाय को मां नहीं माना जाता, वो वहां पे ज्यादा रिसर्च हो रही है गोबर के ऊपर, बल्कि हमारे देश के अंदर जहां हम उसको गाय को माता मानते हैं, दूध के और बाद खत्म। जिस दिन दूध देना बंद किया उस दिन वो लायबिलिटी बन जाती है। तो किसान की भी गलती नहीं। हम बोलते हैं किसान ने गाय छोड़ दी, तब वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगा कि ये गाय को चारा देगा? तो अगर हम गोबर की वैल्यू एनहेंसमेंट कर सकते हैं कि उसका जो दिन का एक गाय पे 12 से 20 किलो डिपेंडिंग ऑन गाय की साइज जो गोबर मिल रहा है, हर 1 किलो गोबर पे अगर उसको 10 रुपए मिलेगा, तो क्यों 50 रुपए का चारा नहीं खिलाएगा एक गाय को? तो ये वैल्यू क्रिएशन तो हमको करना पड़ेगा ना, ये साइंटिस्ट कम्युनिटी को करना पड़ेगा, बिजनेस कम्युनिटी को करना पड़ेगा, आप और मुझ सोसाइटी को करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या हर चीज छोड़ देते हैं किसान के ऊपर कि उसको डिसाइड करना है। जो मुझे लगता है कि हमने ये जो गलतियां 1970 से लेके हमने 2000 तक की, 2000 के बाद मुझे लगता है कि हमने खेती के ऊपर फोकस करना चालू किया। इसलिए आपने देखा होगा उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर जीडीपी भी 4% के ऊपर ग्रो करने लगा। लेकिन जो लेगेसी है वो 20 25 30 साल की, मैं नहीं कह रहा कि इंटेंशनली हुई होगी, लेकिन दुनिया उसी डायरेक्शन में जा रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन और फोकसिंग ऑन जस्ट आज की प्रॉब्लम। अभी आपने सुना होगा एक टर्म यूज होती है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। क्या होता है सर, किसी को समझाना सो है तो? रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ऐसा है कि हम ये बोल रहे हैं कि हमको खेती की पद्धति बदलनी पड़ेगी, जिससे क्या कम से कम कार्बन एनवायरमेंट पे जाए खेती के कारण। सो हमको टिलिंग नहीं करनी, मतलब हमको हल नहीं चलाना। हमको एंश्योर करना है कि उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे हैं। हमको ये एंश्योर करना है कि उसके अंदर हम इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, कि अलग अलग तरह की क्रॉप होगी तो एक जो न्यूट्रिएंट ले रही है दूसरा वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। हमको उसके ऊपर कवर क्रॉप करना है कि कभी भी हमको मिट्टी को खुला नहीं छोड़ना है, जिससे वो मिट्टी की कंडीशन के अंदर डिग्रेडेशन हो, तो हम एक कवर क्रॉप लगाएं। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो 1960 में भारत का किसान करता था। हमने उसको बोला कि ये चीज छोड़, फर्टिलाइजर यूज कर, पेस्टिसाइड यूज कर, मोनोक्रॉपिंग का। मोनोक्रॉपिंग कर, ऑटोमेशन, हल चलाने के लिए मेहनत मत कर, उसके लिए भी ट्रैक्टर देते हैं। अब दुनिया आप जाके बोल रही है कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर सबसे अच्छी तरीके की खेती है जो हम पहले करते जो आ हम रहे पहले थे। करते हैं। तो किसान के बारे में शायद मेरे को लगता है कि अगले 5 साल के बाद किसान हमसे पूछेंगे कि हमको इतने साल तक बेवकूफ क्यों बनाया। आई थिंक वही हो रहा है किसान का, इसलिए लोगों के प्रति ट्रस्ट कम हो गया है। आज जो भी शायद मैं बात करता हूँ, आप बात करते हैं, कई जगह लोग किसान नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं भी एक जनता से इंटरेक्ट करता हूँ तो भाव समझ आ जाती है किसान क्या सोच रहे हैं। वो थोड़ा घबराहट हमेशा से रहता है। सर, एक जो टॉपिक यूजुअली पॉडकास्ट में बहुत सारे बात नहीं करते, लेकिन आपके साथ पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहता हूँ। ज़्यादातर हम वेजिटेबल्स, टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस, वो सारे सारे के बारे में बात करते हैं। बट सीरियल्स, पल्सेस, एमएसपी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब कैसे मार्केट चलता है वो समझना इक्वली ज़रूरी है। क्योंकि आज भी हमारे देश में जितने किसान हैं, उसमें से मैं पढ़ रहा था कम से कम 5 करोड़ किसान केवल गेहूँ, बाजरा, पल्सेस, ऑयल सीड्स यही उगा रहे हैं। असली भारत के किसान वही है। बिल्कुल। सर, स्टार्ट करते हैं आपके एक्सपीरियंस से उस सेक्टर में, फिर मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूंगा। क्या क्या देखा है आपने ये छोटे किसान के साथ ये क्रॉप्स में? देखिए क्या ना, किसान जो है ना बड़ा इनसिक्योर आई से दैट एंटिटी है। जिस दिन उसने बीज खरीद लिए उस दिन के दिमाग में बीज का खर्चा जुड़ गया है। हम अभी बात करते हैं स्टार्टअप की। किसान साल में 2 बार स्टार्टअप लेता है, हर एक फसल स्टार्टअप है। सो जो स्टार्टअप के फाउंडर को जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, एक स्टार्टअप फेल होने के बाद फाउंडर क्या बोलता है, इट वॉज वेरी एग्जॉस्टिंग। अरे 3 साल में एक स्टार्टअप तुम्हारा सक्सेसफुल हुआ, फेलियर हुआ, एक स्टार्टअप तुमने 3 साल 4 साल चलाया है। किसान हर साल 2 स्टार्टअप। जिस दिन उसने रबी या खरीफ का बीज खरीद लिया उस दिन से चालू होता है उसकी इनसिक्योरिटी। बीज का खर्चा लग गया। अब जब इसने बीज डाल दिए
तो बीज डालने के बाद उसके अंदर उसको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, उसका खर्चा। सो ये खर्चे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जिस दिन मैं हार्वेस्ट करूंगा मेरे को क्या मिलेगा? हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा किसान आज भी गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, कुछ हद तक मक्का और पल्सेस इसलिए उगाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की एमएसपी है। उनको पता है जिस दिन जब उसने बीज खरीदा कि मुझे 24 रुपए 1 किलो गेहूं के पक्का मिलेंगे जिस दिन मैं हार्वेस्ट करूंगा। कितना है अभी रेट? 24 रुपए एमएसपी है। हम्म। सो उसके दिमाग के अंदर उसको लालच नहीं है, उसको सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप देखेंगे, अगर 3-4 टन पर हेक्टर की यील्ड है इंडिया के अंदर ऑन एवरेज, उसके साथ कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ना गेहूं गा के उसके घर के बाहर है ना बड़ी गाड़ियां आ गई है। कितना होता है सर 1 एकड़ से कमाई गेहूं के किसान का? देखिए, मुश्किल से 25 से 30 हजार रुपए एकड़ के आसपास की कमाई है, प्रॉफिट? प्रॉफिट। तब भी क्यों कर रहे हैं सर किसान? मैं आपको वही बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी। जिस दिन टमाटर उगाया उसने, एक साल बम्पर आ गया, अगले साल 1.5 रुपया 2 रुपया टमाटर का भाव हो जाता है, तो भाड़ा भी नहीं लगता। और टमाटर और जो हम फल और फूल की बात कर रहे हैं, सब्जियों की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत हाई है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़ते हैं। सीड भी 1500 रुपये का आपके छोटा सा सीड का पैकेट आता है। सो उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ी जाती है। अब सामने अगर भाव नहीं मिले, और हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, ये टीवी में भी आप न्यूज़ देखते रहते हैं, राइट? टमाटर। और मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा अगेन डिविएट कर रहा हूँ। ये डिस्कशन बड़ा होता है, मेरे को काफ़ी ज्ञानी लोग जो मिलते हैं बोलते हैं कि हिंदुस्तान का किसान गलती कर रहा है। अगर टमाटर के भाव कम हो गए तो वो सॉस क्यों नहीं बना देता? हम्म। अब उन लोग जो ये माइंडसेट रखते हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के आई वुड रिक्वेस्ट टू देम कि आप जाके ऐसे किसान के साथ बैठिए जिसको ये डिसाइड करना है कि मुझे अपने बच्चे को आधा लीटर दूध पिलाना है 3 बच्चों को, या 250 ml पिलाना है। ये जिसके दिमाग में रोज क्वेश्चन आता है, उसको आप बोल रहे हो कि वो मशीनरी लगा के टमाटर टमाटर का पहले सॉस बनाए या उसकी प्यूरी बनाए, उसको पैक करके घर में रखे, रेफ्रिजरेटर लाके रखे, और बाद में 3 महीने के बाद बेचे जब भाव अच्छे हो। तो इतने जो ज्ञानी लोग हैं उनसे मुझको इतना ही कहना है कि आप किसान के साथ रह के समझिए उसकी समस्या क्या है। सो ये किसान को जो स्ट्रेस होता है दिमाग में, उसको ये डर लगता है कि अगर भाव क्रैश कर गए तो मैंने जो 90,000 या 1 लाख रुपए पर एकड़ डाले हैं टमाटर उगाने के लिए, वो मेरा रिकवरी नहीं आएगा। ऐसे अच्छे किसान भी हैं, आप खुद ने आपने देखा होगा काफी यूट्यूब के ऊपर, शायद आपने भी उन ऐसे कुछ किसानों को इंटरव्यू बहुत किया सारे होगा हाँ। कि मैंने 1 एकड़ से 60 लाख रुपए कमाया। ऐसे किसान हैं, लेकिन वो समृद्ध किसान है, वो रिस्क ले सकता है। अब आज वो किसान जिसके पास 1 एकड़ लैंड है, जिसकी सरकारी आंकड़े ही बोल रहे हैं कि खेती से जो सिर्फ साल के 42,000 रुपए कमा रहा है, क्या वो ऐसे रिस्क ले सकता है कि जो उसमें उसने 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख रुपए एकड़ में खर्च कर दिए, और अगर फसल के अंदर उसको भाव नहीं मिला या कीड़े लग गए या ऐसी कोई समस्या आ गई, उस सिनेरियो के अंदर उसका 5 साल की पूरी इनकम, साल की इनकम, प्रॉफिट की बात करें, पूरी इनकम खत्म हो जाती है। तो किसान बड़ा इनसिक्योर रहता है इन चीज़ों के कारण। सो मुझे लगता है कि इसीलिए किसान ये गेहूँ चावल। अब आपने जो बोला कि इसके तरीका क्या है, तो देखिए तरीका बड़ा सिंपल है। गवर्नमेंट की एक कमिटी होती है, वो असेस करती है कि गेहूँ 1 किलो उगाने के लिए किसान का कितना खर्चा होने वाला है। मानो मैं किसान हूँ सर, हाँ, मैं गेहूं की खेती कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो बीज खरीदना होता है, सारा कॉस्ट लेता है, फिर गवर्नमेंट बताती है इतना कॉस्ट लगेगा। गवर्नमेंट एक असेस करती है कि क्योंकि हर जगह अलग-अलग कॉस्ट होती है ना। साउथ साउथ अगर तमिलनाडु के अंदर अलग भाव होंगे, अलग आपका लेबर का चार्ज होगा, नॉर्थ में होगा। तो एक वो एवरेज जनरलाइज़ प्रिंसिपल से ये निकाल लेते हैं कि आपका गेहूँ उगाने के अंदर 1 किलो गेहूँ उगाने में आपका खर्चा कितना है एज़ अ किसान। उसके अंदर फिर वो ऐड करते हैं कि अगर आपके घर के 4 लोग फैमिली लेबर काम कर रहे हैं, तो उनका कितनी इनकम हो सकती थी, वो इनकम उसके अंदर ऐड हो जाती है। उसके अलावा जो 50% प्रॉफिट उसको जो देने की बात है, अगर उसको 50% प्रॉफिट दिया जाए, तो कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से सरकार खरीफ की और रबी की जो फसलें हैं, उसकी एमएसपी निकालती है। और वो सीज़न के पहले निकाल देती है, तो किसान को पता होता है कि मैं अगर गेहूँ उगाऊँगा तो मेरे को कम से कम 24 रुपया तो मिलेगा। थोड़ा-सा डिफरेंस यहाँ पे जब आता है कि सारी फसल जिनकी एमएसपी है, वो सारी खरीदी नहीं जाती है, सरकार खरीद भी नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार करेगी क्या? मानो मैं किसान हूँ, मेरा 3.5 टन आपने बोला ना? हाँ, नहीं 3.5 आपका गेहूँ की बात खत्म होगी। मैं हाँ। बोल रहा हूँ जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल गेहूँ-चावल सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खरीदती है, क्योंकि हमको खुद को फूड सिक्योरिटी के लिए चाहिए। हम्म। अब आप सपोज़ तिलहन उगा रहे हैं, मस्टर्ड उगा रहे हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर करीब-करीब 30 लाख अगर टन अगर मस्टर्ड होता है, तो 30 लाख टन सरकार खरीद के क्या करेगी? सरकार उसका उपयोग नहीं है ना। तो सरकार ये कोशिश करती है कि अगर एमएसपी के नीचे हो तो ही हम इंटरवीन करें, और दैट इज़ मोर ऑफ इंटरवेंशन का माइंडसेट होता है, कि भाव नीचे गिर रहे हैं तो हम सपोर्ट देने के लिए हम आ जाते हैं,
तो बाकी व्यापारी वापस माल लेके वापस प्राइस ऊपर हो जाएगी। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे अगर आप देखेंगे अभी सारी की सारी जो दलहन पल्सेस जो बोलते हैं हम, सबके भाव नीचे हैं एमएसपी के। तो सरकार का एक्सपेक्टेशन है इस बार के सरकार सपोर्ट करेगी। तुअर के भाव नीचे हैं, चने के भाव नीचे क्यों हैं। गिर रहे हैं नीचे भाव सर इतना? इसलिए गिर गया क्योंकि हमने वो इम्पोर्ट, हमने बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करके रखा हुआ है, बहुत सारा माल। सो पीटर इज मेकिंग मनी लेकिन प्रताप इज नॉट। पीटर यानी कि गोरा आदमी पैसा कमा रहा है, हमारे देश का प्रताप नहीं कमा रहा है। जी जी जी। मेजर रीजन यही कि इंपोर्ट की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो भाव पूरे क्रैश कर मार्केट में गया, मार्केट क्रैश गिर कर रहा है। गया। सर एक तरीके से तो मैं यही सोचता हूँ कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो जो ये गेहूं पल्सेज ये किसान उगाते हैं, क्या ये कोई भी ऐसे किसान है जो बहुत पैसा कमाते हैं? नहीं, कोई नहीं। सी आप जो हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं उसमें अपसाइड ऊपर होने के बहुत चांसेस है। रिस्क भी ज्यादा है तो अपसाइड भी ज्यादा है। पल्सेस और सीरियल के अंदर किसान को 4 से 5 साल में एक बार अच्छा पैसा मिलता है, बाकी साल नॉर्मल ओके इनकम हो जाती है। हाँ, 3-4 साल के अंदर एक बार थोड़ा सा अच्छा प्राइस मिलता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हमारे बफर्स खत्म हो जाते हैं, भाव ऊपर आ जाते हैं। जैसे अभी गेहूं के अंदर ऐसा हो रहा है। गेहूं आज की तारीख के अंदर अगर मंडी में जाओगे तो 27-28 रुपए के अंदर मिल रहा है, जबकि एमएसपी 24 रुपए है। ये रेयर होता है। बहुत थोड़ा ही है लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत 24 का 100 हो नहीं नहीं गया। नहीं नहीं, मतलब कभी भी गया ना, एक किसान 1 हेक्टेयर से अंदर अगर वो पल्सेस और सीरियल और ऑयल सीड उगा रहा है, उस साल वो गाड़ी खरीद लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा 1 हेक्टेयर के अंदर। हाँ, लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर कर रहा है तो शायद हेलीकॉप्टर भी उतार ले। तो 1 एकड़ से मतलब 30-40 हजार रुपए हाँ, मैक्स टू 30-40, कभी कभी जोर लग गया तो 50,000 रुपए, दैट्स ऑल। तो सर जैसे आपने बोला कि ये किसान रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, तो मानो मैं एक गेहूं बाजरा वाला किसान हूँ, तो मैं अपनी खेती को आगे कैसे बढ़ाऊं? या तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा या फिर कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। आपके हिसाब से आपने जो देखा है, किसानों से मिला है, कुछ ऐसे किसान हैं कि जो गेहूं बाजरा से निकल के आगे निकल पाए? देखिए, इसके अंदर क्या पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसान को रिस्क लेने से डर नहीं है, लेकिन किसान बोलता है अगर मेरे पास मार्केट ही नहीं है तो मैं ऐसी रिस्क भी क्यों लूं। आज आप और मैं भी अगर बिजनेस करते हैं तो हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं ना, करेक्ट। हम बेवकूफी नहीं करते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल एक्स प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, आप उस प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहेंगे क्या? इंपोर्ट करेंगे क्या? आप नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, ये तो भैया बहुत ज्यादा रिस्की है, किसी ने नहीं खरीदा। तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा सा फाइन ट्यून करता हूं मैं। अब किसान के साथ भी यही है कि अगर वो रिस्क ले, किस हद तक रिस्क ले, तो उसको मार्केट चाहिए। तो और मार्केट कौन प्रोवाइड कर सकता है? पॉलिसी मेकर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब तक आप मार्केट सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किसान रिस्क लेने को, किसान तो मैं आपको बता 2 स्टार्टअप क्रिएट कर रहा है। जिस दिन उसने गेहूं खरीदा, उसका बीज खरीदा, वो रिस्क ले रहा है। और एक्सट्रीम सबसे ज्यादा रिस्क वही ले रहा है। आप और मैं रिस्क नहीं ले रहे हैं, रिस्क वही ले रहा है। देखिए, ट्रेडर कोई रिस्क लेता है? नहीं लेता है। ट्रेडर से पोजीशन की रिस्क लेता है, जिसमें उसकी ग्रीड होती है कि 10 का माल 100 में बेच दूं, इसलिए होल्ड करके रखता है। किसान के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। जिस दिन उसने गेहूं का बीज खरीदा, अब उसको जब तक गेहूं की फसल कट के पैसा उसके पास नहीं आता जेब में, तब तक उसका रिस्क है। आप और मैं आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो हमारा कंजम्पशन होता है, तो हमारी क्या, अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो सरकार हमको सपोर्ट करने आ जाती है। गेहूं के भाव बढ़ गए, चलो भाव नीचे लेके आते हैं। सो रिस्क एक्चुअली किसान ऑलरेडी ले रहा है। हमको ये इंश्योर करना है कि क्या डाइवर्सिफाई करने के लिए जो किसान को रिस्क लेनी है, उसके लिए गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर सके, या कम्युनिटी, राइट? एज आई थिंक अभी हिंदुस्तान में काफी अच्छी चीजें हुई। मैंने देखा कुछ लोग ड्रैगन फ्रूट उगा रहे थे, जी, कुछ लोगों ने कीवी की कल्टीवेशन चालू किया है। कि ना किसी उनको सपोर्ट मिला है, बाइंग का सपोर्ट मिला है कि हम आपसे खरीद लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ऑल्सो वन गुड वे। मेरे काफी किसान भाई बहन उससे नाराज थे वो जब बिल आए थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। सी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर अगर उसका अगर रूल्स ढंग से बनाए जाए तो एक बहुत अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि जमीन और कैपेबिलिटी आपके पास है उगाने की, और उसके लिए जो कैपिटल चाहिए वो किसी और के पास है। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉजिक इतना ही है कि जिसके पास डिमांड है कि मुझे आज इतने आलू चाहिए, तो वो आपको आके बोलता है कि मेरे को भैया तुम मेरे लिए आलू उगाओ, जमीन तुम्हारी, मेहनत तुम्हारा, एक्सपर्टीज तुम्हारी, और मुझसे इतना रुपया ले लेना। हाँ, उसमें जो सेफगार्ड होने चाहिए वो सेफगार्ड अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा तरीका है। और मुझे लगता है किसानों को सोचना चाहिए उस डायरेक्शन के अंदर। तब वो ये जो मैंने आपको बताया ना, 30,000 से 3 लाख की जर्नी शायद उस रास्ते से की जा सकती है। कैसे होगा लेकिन 30,000 से 3 लाख फिर भी सर? देखिए, अगर आज किसी को एवोकाडो उगाना है, किसान वो रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा, समझ गया। राइट? अब किसान रिस्क नहीं ले सकता तो कौन ले सकता है? आप और मैं शायद रिस्क ले सकते हैं।
हमारे पास कैपिटल है, हम देखते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा कि चलो यहाँ पे ना 1.5 लाख का खर्चा है, शायद अगली साल की क्रॉप 4 लाख की होगी, उसके अंदर मेरे को 20% प्रॉफिट मिलेगा, 10% किसान को दे दूंगा, 10% मैं रख लूंगा। तो आपका कैपिटल कॉस्ट कम हुआ तो आप इंटरेस्टेड होंगे। एट द सेम टाइम आपको खेती किसानी आती नहीं है। हुँ, अगर आपसे पूछा जाए कि ना अवेकाडो के अंदर पेड़ कैसा होगा, तो आपको नहीं पता, किसान को पता है कैसे उसको उगाना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब हम अच्छी टेक्नोलॉजी किसान को उसके इन्वेस्टमेंट के लिए जो-जो चीज़ चाहिए, वो अगर कोई भी प्राइवेट पार्टी वो चीज़ कर पाती है और किसान अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी ज़मीन और अपनी एफर्ट डाल के दोनों मिलके इन पार्टनरशिप में अगर अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, तो दोनों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सो किसान की कैपिटल रिस्क कम होगी, उसके पास है भी नहीं कैपिटल, या तो फिर बैंक से लोन लेगा, उसके ऊपर लोन आ जाएगा। सो आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा तरीका है, जिसके अंदर ऑफ इनफैक्ट मैंने काफ़ी देखा है कि अगर आप देखेंगे जो गुड़गाँव है, बैंगलोर है, इस तरह के जो सेंटर्स हैं, उसके अंदर इनको वीकेंड फार्मर्स बोलते हैं। 5वें दिन आईटी के अंदर कोड लिख रहे होंगे, हुँ, सैटरडे संडे जाके खेती कर रहे होंगे, होता है ऐसा? है ना? सो अब ये सोचिए, ये लोग अगर उन किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके, अभी तो वो खुद का 1 एकड़ के अंदर करके खुश हो जाते हैं। इनके पास कैपिटल भी है, इनके पास टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस भी है। ये सिर्फ़ खुद के 1 एकड़ की जगह आस-पास के अगर 40 किसान को कॉन्ट्रैक्ट करके उनके साथ काम करते हैं, हुँ। तो दोनों का भला होगा। सो आई थिंक इस तरह के मॉडल्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे, तो उससे भारत की खेती-किसानी के अंदर आई थिंक एक डिवीज़न आएगा और उसके कारण हमारे किसान ज़्यादा पैसा कमा पाएँगे। तो मुझे क्या लगता है अगर ये मॉडल चल गया जो आप बोल रहे हैं 2 चीज़ होंगे। मेरा मानना है किसान को तो यहाँ, बट कंज़्यूमर जो खा रहा है, सब्ज़ी चाहे खा रहा है, चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है उसको जानना ज़रूरी है। नहीं, आज हम जो खा रहे हैं, हम तो ज़हर खा रहे हैं। ज़हर खा रहे हैं, हमको मालूम नहीं है हमारे खाने में क्या जा रहा है, क्या पेस्टिसाइड आ रहा है। जब हम कुछ मार्केट में माल लेते हैं तो सब पीछे लेबल पढ़ते हैं, बट हम सब्जियाँ वो खा रहे हैं, कोई आइडिया ही नहीं है हमें उसमें क्या नहीं, अगर मिलावट है। अगर आप आपको मैं ऐसे कुछ जगह ले जाऊँगा, जिस तरह से सब्जियाँ उगाई जा रही है, निकाली जा रही है, मंडियों में लाई जा रही है, मंडियों से बेची जा रही है, रिटेलर के पास आ रही है और रिटेलर आपको दे रहा है, तो शायद आप वो सब्ज़ी खाना बंद कर दोगे। क्यों सर? क्योंकि हाइजीन, यूज़ ऑफ केमिकल्स, यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, इतनी तरीके के इसके अंदर क्या मिलावट। मिलावट नहीं, वो मिलावट तो ठीक है, वो फिनिश प्रोडक्ट में होगा, लेकिन इतने तरीके के घोटाले हैं राइट, कि जिसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट्स और एट द सेम टाइम सेफ्टी दोनों आज कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम जब बात करते हैं न्यूट्रिएंट की भी, अगर आप देखेंगे कि हम जिस तरह की खेती कर रहे हैं अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, क्या हमारे टमाटर में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट है? अगर आप कंपेयर करेंगे 25 साल पहले जो आपके टमाटर में न्यूट्रिएंट था, उसका आधा न्यूट्रिएंट भी आज के टमाटर आप जो खा रहे हो उसमें नहीं है। तो देयर इज़ अ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये देयर आर साइंटिफिक एविडेंस एक्चुअली, देयर आर स्टडीज़ व्हिच हैव शोन दैट एक्चुअली न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारी जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कम हो रही है। और दूसरा, द लॉजिस्टिक सप्लाई चेन। वो सप्लाई चेन इज़ सो इनएफिशिएंट, टोटली ओपेक है, तो आपको पता भी नहीं कि आप जो खा रहे हो, राइट, उसके अंदर उसको सिर्फ़ अच्छा दिखने के लिए उसके अंदर किस-किस तरह के केमिकल यूज़ हुए हैं, उसको प्रिज़र्व करने के लिए किस केमिकल यूज़ हुए हैं। अभी आपने एक बीच में केस सुना होगा कि हम इथाइल ऑक्साइड का एक्सपोज़र के कारण सिंगापुर, हांगकांग में कई जगह हमारे मसाले उन्होंने बैन कर दिया। बैन कर दिए थे। बोले ये मसाले आप यहाँ पे नहीं बेच एक सकते। कंपनी थी बहुत फ़ेमस। हाँ, उसके ऊपर उसका नाम कुछ ज़्यादा आया। उन्होंने तो बैन किया, उसके बाद हमने यहाँ पे सारी टेस्टिंग कराई थी और काफ़ी सैंपल पाए गए। सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सैंपल्स वर फाउंड टू बी हैविंग हाई लेवल ऑफ रेसिड्यूज़। इसका मतलब क्या है? हम हिंदुस्तानी, जब हमको बाहर कोई गोरा बोलता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर केमिकल ज़्यादा ज़हर है, है। राइट? तब हम यहाँ पे चेक करते हैं, फिर बोलते हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि हमारे जो रूल्स हैं स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम नॉट इम्पैक्टिंग फार्मर्स, इट हैज़ टू बी इम्पैक्टिंग द रिटेलर्स एंड द वैल्यू चेन मोर। हमारी वैल्यू चेन इतना ध्यान नहीं रख रही है, जितना ध्यान हिंदुस्तान के बाहर रखा जाता है। लेकिन एक बात बताइए सर, ये जो हमने डिस्कस किया, ये अल्टीमेटली किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसान भी एक तरीके से मजबूरी से डालता है या कॉन्शियसली डालता है केमिकल, पेस्टिसाइड। दूसरी ओर पर ट्रेडर या लॉजिस्टिक वाला अपने गाड़ी में कुछ करता है, फिर हैंडलिंग में उसका गंदे तरीके से होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है इंश्योर करना? नहीं, इसमें मैं थोड़ा-सा आपसे पहली वाली बात से थोड़ा-सा डिसएग्री करता हूँ। बहुत कम ऐसे किसान हैं कि जो जानबूझ के ये करते हैं। उनको पता ही नहीं इसका इम्पैक्ट क्या है, आप समझिए मेरी बात। एक्सटेंशन सर्विस इज़ वेरी वीक इन इंडिया। किसान को पता ही नहीं है कि मैंने अगर सपोज़ कि 15 दिन पहले अगर मेरे को जब जिस दिन हार्वेस्ट करता हूँ, उससे 15 दिन पहले तक ही मेरे को पेस्टिसाइड डालना है, उसके बाद नहीं डालना है। ये उसको आज तक बताया ही नहीं गया। उसको तो ये बताया गया है कि इस कंपनी का ये पेस्टिसाइड डालते हैं ना, तो ना कीड़े नहीं लगते हैं। एफर्ट क्या किया है पेस्टिसाइड कंपनी ने एंश्योर करने के लिए कि किसान उसको समझे कि इसका उपयोग कैसे करना है। बोतल के पीछे मैंने देखा है कि इंग्लिश के अंदर छापा होता है यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। हिंदुस्तान में कितने किसान अंग्रेजी बोलते हैं सर?
सो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज काफ़ी है। अगेन लोग बोलेंगे इंडिया में लॉज हैं, लेबल पे क्या होना चाहिए, लेबल पे नहीं होना चाहिए, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रिटेल के अंदर जब इनपुट बेचे जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी किसी को भी कोई भी चीज़ किसान को बेच देता है। किसान के पास अवेयरनेस नहीं है, एक्सटेंशन सर्विस नहीं है कि उसको समझाया जाए कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ होना है, कितना यूज़ करना है, कितने दिन पहले तक यूज़ करना है, तो उसके कारण उसके पास नॉलेज ही नहीं है। इंटेंशनली जानबूझ के गलत काम करने वाले किसान, मुझे नहीं लगता आज तक मैं तो हज़ारों किसान से मिला हूँ। किसी ने मुझसे पूछा है कि सर सेटिंग करके बताओ ना कि इसके अंदर मेरे को है ना मेरा माल ज़्यादा अच्छा दिखे और इसके ऊपर मैं क्या ऐसा लगा दूँ जिस ऐसा केमिकल जिससे मेरे को फ़ायदा हो। ऐसा मेरे को आज तक कोई किसान मिला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसान इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन की, सप्लाई चेन के अंदर भी देखिए कि प्रोडक्ट को फ्रेश रखने के लिए ऐसे कई केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। हमने वो भी देखा है कि एक्चुअली कई तरीके के वैक्सेस यूज़ किए करने जाते हैं जिससे एक्चुअली उसका, एप्पल पे जैसे बहुत हाँ, जैसे पॉपुलर उसका है। लुक अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट कई प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उसको रॉन्ग सेल भी किया जाता है। आपको बेसन कोट अनकोट वो होता है जो चने से बनाया जाए, लेकिन आपको पीले मटर का भी बेसन मिलता है। ये भी होता है। हाँ, तो अब आप जो पकोड़े खा रहे हैं अभी वो पीले मटर के बेसन के ही बने हुए हैं। चने के बेसन के पकोड़े नहीं बन रहे हैं क्योंकि भाव के अंदर बहुत डिफरेंस है। सो अडल्ट्रेशन होता है। सो हम जो खा रहे हैं, आई थिंक इसके ऊपर सरकार को खासकर थोड़ी पॉलिसी टाइटनेस लानी चाहिए क्योंकि हम एज़ अ कंट्री वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन आवर हेल्थ केयर। बिल्कुल। और आप अच्छा नहीं खाओगे, ठीक नहीं खाओगे तो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। और अगर आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा तो एंड में सरकार का ही बजट बढ़ने वाला है हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग का। सो सरकार को आई थिंक इस पे अगर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। आई थिंक अभी रिसेंटली मोदी जी ने बोला भी था, हम सबको थोड़ा-सा तेल कम खाना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है। सो ये बोलने के साथ-साथ आई थिंक अगर इसका कुछ इसके ऊपर एक्शंस भी हम दिखें, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ अच्छा होगा। आई थिंक जो समझा हूँ मैं कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रकार से। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसान तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। जैसे पेस्टिसाइड लेबल पे वो आता भी है, ब्लू लेबल, येलो लेबल, ग्रीन लेबल, रेड लेबल, बट शायद बहुत सारे किसान जानते ही नहीं है वो क्या है। जैसे आपने बोला हाँ, अंग्रेज़ी में छाप देते हैं वो, हाँ। तो उनको तो कभी आइडिया नहीं मिले। सिंगापुर में एक और चीज़ था जो आपने बोला एथिलीन ऑक्साइड का, उन लोग एक और लेबलिंग सिस्टम किया उन्होंने, जहाँ वो रेगुलर खाना, जो बिस्किट हो, कुछ भी हो, सब पे लेबल्स लिखते हैं और लेबल के हिसाब से एक हेल्थ स्कोर देते हेल्थ हैं। स्कोर। तो ये खाओगे तो ये हेल्दी है। तो वो बंदा जब खा रहा है कम से कम उसको ये दिमाग में 2 बार आ तो रहा है कि भाई ये जो मैं खा रहा हूँ अच्छा नहीं है मेरी सेहत के लिए। हाँ, तो चॉइस दिया आपने कस्टमर को ना कि आप टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो, इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो या आप उसकी एक्चुअली द होलनेस, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो। मेरे पास बहुत अच्छा पैसा है और मेरे को मेरी ज़बान पे कंट्रोल है, राइट? तो मैं हेल्दीएस्ट फूड खाऊँगा। हुँ, हुँ। अगर मेरे पास पैसा थोड़ा कम है, आई एम नॉट दैट गिफ्ट आई विल से दैट भगवान का इतना आशीर्वाद नहीं है, तो मैं ठीक है थोड़ा कम आई विल से हेल्दी फूड खा लूँगा। लेकिन और या फिर मेरे को टेस्ट चाहिए किसी भी चीज़ का अच्छा, सो डिसीज़न मेरा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे को पता ही नहीं है, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं पकोड़ा खा रहा हूँ, ये बहुत हेल्दी है। करेक्ट। सो आई थिंक ये आपने जो बोला सिंगापुर और ऐसे कई प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक्चुअली इवन यूरोप में आप देखेंगे कि उन्होंने ये करना चालू कर दिया है कि एक्चुअली कि आपका जो प्रोडक्ट है हाउ हेल्दी इट इज़। एंड आई थिंक कमिंग टू द सेकंड पार्ट जो मैं आपसे बहुत कीनली डिस्कस करना चाहता हूँ, कि कई हद तक ये सारी समस्याओं का समाधान है टेक्नोलॉजी। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी की सहायता कैसे, एआई की सहायता से बहुत सारी चीज़ किसानों तक एक ईज़ी रूप में पहुँचा सकते हैं, ना सिर्फ किसानों बट कंज़्यूमर तक भी, राइट? आज के डेट में टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में ओपन एआई, चैट जीपीटी सब बहुत पॉपुलर हो रहा है। लेकिन सर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो और कहाँ तक पहुँच गया है? देखिए, एक तो मैं बहुत सिंपल एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप इतना पॉपुलर है किसानों के अंदर, हुँ, सो आप जाएँगे तो आपको ना गाँवों-गाँवों के अंदर किसानों के ग्रुप बने हुए हैं, अच्छा। कि वो किसान जो फॉर एग्ज़ाम्पल मक्का उगा रहे हैं, उन्होंने हुँ, अपना ग्रुप बनाया हुआ है। क्या करते हैं ग्रुप में सर वो वो? ग्रुप में फ़ोटो डालते हैं कि कीड़े लग जाते हैं तो, ओके। कि भैया मेरे एक कीड़ा लग गया, क्या करना है? सो एक व्हाट्सएप ने ये अनलॉक किया क्योंकि कितना ईज़ी है यूज़ करना। यही अगर मैं आपको ऐप दे हुँ, देता, लॉगिन करो, ये करो, वो करो, फिर इस तरह से जाके फ़ोटो खींचो। व्हाट्सएप पे आपने फ़ोटो डाली, आपके जो पीयर्स हैं दूसरे किसान, हुँ, वो आपको बोलता है, "अच्छा, अच्छा, इसमें तो तेरा ना ये तो लग गया, आर्मी बॉम्ब लग गया है, तो गया तेरा। हुँ, एक काम कर जला दे तू तो ये तो काट के। खत्म। या इसके अंदर तुम ये चीज़ कर दो।" सो एक ये बहुत सिंपल ग्रास रूट लेवल का एग्ज़ाम्पल है। अब मैं आपको थोड़ा-सा एडवांस जो दुनिया भर में हो रहा है, उसकी बात भी करता हूँ। सो एक वीड जो है, वो बहुत बड़ी समस्या है, खरपतवार, हाँ। खरपतवार, बहुत बड़ी समस्या है। अब कई बार क्या है कि आप हर्बिसाइड का अगर एक्सट्रीम उपयोग करते हो तो आपकी क्रॉप पे भी इम्पैक्ट आने लग गया है हुँ, हुँ, कि आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाती है।
ऐसी टेक्निक डेवलप हो गई है कि जो आइडेंटिफाई कर देती है एग्जैक्टली कौन सी वीड है और कौन सा अच्छा पड़ता है, और सिर्फ वीड के ऊपर ही जाके वीडिसाइड डालती है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। सो ड्रोन जाके सिर्फ उस वीड के ऊपर ही छिड़काव करेगा, बाकी आपके खेत में कहीं और छिड़काव एक बूंद नहीं करेगा। सिर्फ जहां पे वीड है वहां पे छिड़काव किया। ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर में दो फायदा है, एक तो आपने कम केमिकल यूज किया, एट द सेम टाइम आपने इंश्योर किया कि कॉस्ट जो फार्मर को बियर करना है वो कम हो गया, और दूसरा आपने प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्म इंक्रीज कर दिया बाय किलिंग द वीड, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई करके वीड को उसके ऊपर स्प्रेइंग किया। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर के अंदर किसानों की उम्र बढ़ती जा रही है, तो वेरी लेबरस काम नहीं कर पाता है वो। अब 50 साल का किसान, एक लेवल ऑफ उसके अंदर एनर्जी रहती है, वो इतना लेबर कहाँ से करेगा? तो रोबोटिक्स के अंदर काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल एक संतरा तोड़ना रोबोट के लिए बहुत डिफिकल्ट है, कितना प्रेशर लगाना है, कैसे लगाना है। तो हार्वेस्टिंग रोबोट्स हमने देखे हैं कि लाइक दुनिया भर के अंदर काफ़ी आ रहा है। और हार्वेस्टिंग रोबोट का बेनिफिट ये है कि आपके जो प्री डिसाइडेड जो हार्वेस्टर्स थे, उनके लिए तो क्या है कि आपको एक यूनिकनेस चाहिए कि हर चीज़ आइडेंटिकल होनी चाहिए। जैसे गेहूँ काटना है, उसके लिए आप बड़े हार्वेस्टर यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको संतरे उतारने हैं, तो संतरे के लिए आपके पास लाइक मास हार्वेस्टर बनाना मुश्किल है। तो वहाँ पे ये जो रोबोट्स हैं, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा प्रिसिशन एग्रीकल्चर यूज़ हो रहा है आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर में भी। जब हम सीए की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग ऑफ मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज़ एआई ड्रिवन। अच्छा। कि अगर इस पेड़ के अंदर इतनी प्रिस्पिरेशन हो रही है, हुँ। तो यहाँ पे मेरे को इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सो बाय हेल्थ, प्लांट के हेल्थ से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। एक मैंने इज़राइल के अंदर एक काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल देखा था कि जिसमें उन्होंने प्लांट के ऊपर ही सेंसर लगा दिए, और कैपिलरी रिएक्शन से, जैसे आप और मेरे को अभी आपने पानी पिया, क्यों आपको हुँ। प्यास लगी? आपको सुबह 4 बजे ही पानी दिया जाएगा, हुँ। आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या अच्छा नहीं लगेगा आपको। हम प्लांट के साथ यही करते हैं ना। मेरी इच्छा होगी, किसान की इच्छा होगी, उस दिन मैं इरिगेशन करूँगा, इतने बजे इरिगेशन करूँगा। हुँ। उन्होंने सेंसर लगा के, प्लांट है, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कैपिलरी रिएक्शन से वो सेंसर बताता है, और पानी तभी छिड़काव होता है कि जब उसको पानी की रिक्वायरमेंट है। सो इवन वाटर भी प्लांट को ऑप्टिमल तरीके से दिया है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप इतनी ऑप्टिमल एनवायरनमेंट रखोगे तो आपकी यील्ड्स एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो ये तो एग्जांपल हो गया ऑन एग्रीकल्चर साइड। हुँ। हुँ। और ड्रोन का तो आपने सुना होगा, ड्रोन स्प्रेइंग एंड ऑल दैट बड़ा कॉमन हो गया है। उसके अंदर ह्यूमन एक तो रिस्क भी कम हो जाती है क्योंकि पेस्टिसाइड से एक्सपोजर खत्म हो गया, ड्रोन ही एक पेस्टिसाइड छाट देता है। दूसरा इंटरवेंशन जो मैंने देखा है काफी कुछ हो रहा है, वो है मार्केट साइज के ऊपर, जिससे अंदर आपको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर कंप्लीट वैल्यू चेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सुपरमार्केट से कुछ प्रोडक्ट खरीदा, हुँ। समहाउ आपकी तबीयत खराब हो गई। अब सुपरमार्केट के ऊपर आपने बताया कि मेरी ये खाने से तबीयत खराब हो गई, मैंने आपकी ककड़ी खाई थी और ककड़ी से मेरी तबीयत खराब हो गई। हुँ। सुपरमार्केट को एक्शन लेने के अंदर इतना टाइम लग जाएगा जब तक शायद 50, 60, 100 आदमी और खा चुके होंगे। उसका बाद आपको मालूम पड़ा कि इसमें कंटामिनेशन है। जैसे ही आपने रिपोर्ट किया कि मेरी हेल्थ खराब हुई, आपकी कड़ी खाने के लिए उन्होंने 10 मिनट के अंदर उसका टेस्ट किया, और 15 मिनट में उनको मालूम पड़ गया कि ये वाला प्रोडक्ट कहाँ से आया था और इसके एसक्यू किस-किस दुकान में है, वहाँ से उसको हटा दिया। ई कोली का इन्फेस्टेशन हुआ था वॉलमार्ट के अंदर। यूजिंग ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी दे वर एबल टू इन 2.2 सेकंड आइडेंटिफाई कि हमको कौन से सुपरमार्केट के कौन से शेल्फ में से कौन सा प्रोडक्ट हटाना है। कहाँ कौन से खेत से आया है? हाँ, वो भी पता चल गया? वो पता चल गया, तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये खेत का माल कहाँ-कहाँ गया है और उस शेल्फ से इसको हटा दो। सर इस पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। आई थिंक जी। जो आपने बोला एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर में, कि मेरा माल एक तो कहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है? तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है और वो कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? क्या भारत में भी हो सकता है? सब जगह हो सकता है। सी ब्लॉकचेन एक बेसिकली नथिंग, ये एक डेटाबेस है जिसका एक ही सत्य हो सकता है। ब्लॉकचेन यूज किया गया था, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी की बात सुनी हो तो बिटकॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है। हुँ। तो इसके अंदर आप कोई भी जो डेटा है, अगर वेरीफाइड सोर्स से वो डेटा ऐड होता है तो उसका एक ब्लॉक बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल पहले किसान ने अपडेट किया कि मैं ये 400 किलो ककड़ी दे रहा हूँ, हुँ। वहां पे उसके ऊपर क्यूआर कोड लग गया। अब जिसने माल लिया, जो एग्रीगेट करने के लिए जिसने ट्रक, लॉजिस्टिक ट्रक लगाई है, वो उसको स्कैन करता है और बोलता है मैंने 400 केजी ले लिया। सिस्टम के अंदर सेकंड ब्लॉक बन गया। फर्स्ट ब्लॉक तक किसान ने दिया, अच्छा, सेकंड ब्लॉक बन गया इस ट्रांसपोर्टर ने ले लिया। मानो ट्रेडर ट्रांसपोर्टर। ट्रेडर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर ने अपने वेयरहाउसर को दिया बड़े, वेयरहाउसर ने जैसे ही इनवर्ट स्कैन किया, एक और ब्लॉक बन गया कि अब ये इस वेयरहाउस में आ गया है। अब एनीबॉडी अगर चाहेगा इसको टेम्पर करना है, सपोज वेयरहाउस वाले को मालूम पड़ा कि खराब माल है, लेकिन मेरे को इसको फिर भी आगे पुश करना है। हुँ। जब तक वो किसान का डेटा चेंज नहीं करता, अगले वाले ट्रांसपोर्टर का। का नहीं करता,
तब तक ये अपना डेटा नहीं, क्योंकि ये सारे इसका जो जो फाइनल ब्लॉक है ब्लॉकचेन का जो डेटा, उसके अंदर एक हैश कोड है जो डिपेंडेंट है उससे पहले वाली एक्टिविटी पे, वो डिपेंडेंट है उससे पहली एक्टिविटी से। सो आप डेटा को मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते। पूरा एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट किया उसी को बदलना पड़ेगा। हाँ, तो और वो तो हो नहीं सकता। सो इसलिए क्या है कि जो डेटा का जो वैलिडिटी है, तो मैं आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये डेटा 100% सही है। तो जैसे ही अगर मेरे को मालूम पड़ा कि अगर ये क्यूआर कोड का जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ इश्यू है, तो आई कैन गो बैक ऑल द वे टू द सोर्स कि इस किसान के खेत के 400 किलो हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम था और ये 400 किलो कहाँ-कहाँ गया है। विद द क्लिक ऑफ अ बटन मेरे को मालूम पड़ जाएगा, वहाँ पे मैं एसक्यूज़ रिमूव करा दूँगा। और 2 सेकंड में पूरा उसका ये खोल दिया आपने हिस्ट्री। एग्ज़ैक्टली। ब्लॉकचेन के दूसरे भी काफ़ी यूजेज़ हैं। दूसरे यूज़ हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेड करना चाहते हो दुबई के अंदर, आप सामने वाले बंदे को जानते नहीं, आप ट्रेड ही नहीं करोगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल वी ऑल आर पार्ट ऑफ अ ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड वी आर इन अ ट्रस्टेड एनवायरनमेंट। आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि अगर इस ग्लास के अंदर इतना पानी होगा तो आपको ₹100 मिलेंगे। हुँ। वो ₹100 बैंक में पड़े हैं। आपने अगर इतना पानी दे दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट पैसा मिलना ही है आपको। तो आप ईज़िली ट्रेड करोगे। सो ब्लॉकचेन क्या करता है, डिसेंट्रलाइज़्ड द ट्रस्ट। डिसेंट्रलाइज़ यानी कि सिंपल शब्दों में एक जगह से छोड़ के सब जगह। हाँ, अभी आप जान-पहचान में ट्रस्ट के अंदर धंधा क्यों करते हो? वो सेंट्रलाइज़ हो गया कि मेरे चाचा जी जितने 5 आदमी को जानते हैं उनसे ही ट्रेड करूँगा। अभी आपके चाचा जी ब्लॉकचेन हो गए और वो पूरी दुनिया को जानते हैं जो भी उस ब्लॉकचेन के नेटवर्क का पार्ट है। हुँ। सो इस तरीके से क्या है कि आप ट्रेड थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं एंड एक रिस्क कम हो जाता है इन ट्रेड। सो ब्लॉकचेन इस तरह के आपको काफ़ी एप्लीकेशंस दिखेंगे आपको आप फ्यूचर में। भारत में हो रहा है सर? भारत के अंदर ट्रेसेबिलिटी के अंदर सर्टिफिकेशन के अंदर कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपने जो हाई वैल्यू मैंगोज़ हैं अल्फांसो, तो उनका सर्टिफिकेशन के लिए ब्लॉकचेन ऑलरेडी यूज़ हो रही है और सिंगापुर के अंदर आप देखेंगे तो आप क्यूआर कोड ट्रेस करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि रत्नागिरी के किस किसान ने उगाया है। उसकी वैलिडिटी आ जाती है। सो अभी हाई वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर तो हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे सस्ती होगी मुझे लगता है, इसका यूज़ और काफ़ी एप्लीकेशन बड़ा डीप रूटेड हो जाएगा एंड इट विल मेक योर वैल्यू चेन वेरी एफिशिएंट। अभी हिंदुस्तान के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम पेरिशेबल खासकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में है कि हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है। ट्रांस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब उगाने के बाद? बात की नुकसान जी। कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, आपने उसको जब रिटेल शॉप में रखा है, तो शेल्फ के अंदर अगर कंज़्यूम नहीं हुआ तो उसका क्या? तो ये सारे जो चैलेंजेज़ हैं, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे क्योंकि काफ़ी जो डेटा अवेलेबल होगा उसके कारण आप डिसीजन ले पाओगे। उदाहरण से समझाइए सर, मानो मैं किसान हूँ, मैं आपको माल बेच दिया और गाड़ी में जाते समय मेरा माल खराब हो गया। तो उसमें जी। टेक्नोलॉजी कैसे मेरा सहायता करेगा? माल खराब हुआ है कि नहीं हुआ ये आपको टेक्नोलॉजी से मालूम पड़ेगा तो आप आगे नहीं भेजोगे ना, तो आपका कितना कॉस्ट बच गया। हुँ। आपको अगर पता पड़ा कि आपका 2 क्रेट के अंदर क्वालिटी का इश्यू आ गया है, अब ये क्रेट य यहाँ पे अगर रोक दिए जाते हैं, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना बच जाता है हुँ। और शायद आगे ट्रांसपोर्ट होंगे तो और उनकी क्वालिटी खराब हो, तो शायद जिस सेंटर के ऊपर वो डिटेक्ट हुआ है, वहीं उसका सब ऑप्टिमल सेल का प्लान हो जाए। देखिए हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी चीज़ है, लोग बोलते हैं कि ना जो वेस्टेज है ना, ये इट इज़ नोशनल वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, एक्चुअल वेस्टेज कुछ भी नहीं है। अच्छा टमाटर दुकान पे बिकता है, वो टमाटर अच्छा नहीं रहता है, तो आपकी पाव भाजी बनाने वाले को बिकता है। उससे भी अगर खराब हो जाती है, तो है ना गाय-भैंस को खिलाने के लिए हुँ। राइट वो सो हमारा यूज़ सब कुछ हो जाता है, लेकिन सब ऑप्टिमल यूटिलाइज़ेशन होता है, कि इसके अंदर कीमत कम होती जाती है। ग्रेडिंग जो कहते हैं। हाँ, जो ₹5 की चीज़ शायद आपको एंड के अंदर 10 पैसे में बेचनी पड़े। ये एक नुकसान काफ़ी हद तक कम हो सकता है कि अगर हमारा एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी हो। एआई भी यूज़ हो रहा है सर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में। अब आप एआई में आपने बहुत काम किया है। मैं आपका जब लिंक्डइन पढ़ा तो वहीं पढ़ के मेरा तो सी दिमाग फुल हो गया। एआई कैसे इस्तेमाल हो रहा है एआई एग्रीकल्चर? सबसे 3 जगह एआई का सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट है, इमीडिएट यूसेज है। एक तो है डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट कि जिस तरह के कीड़े लगे हुए हैं और ये क्या बीमारी है फसल को। सो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपने फ़ोटो खींची, क्लाउड पे गया, क्लाउड ने आपको तुरंत बता दिया इसके अंदर ये बीमारी है। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है प्लांटिक्स, हुँ, हुँ। काफ़ी अच्छा काम करती है, तो आप क्लिक ऑफ अ बटन में आपको उसकी अगर समस्या मालूम पड़ गई, तो वो आपको सॉल्यूशन ही दे देते हैं कि अगर आपके अंदर आपको ये स्प्रे करना है। अब आपको करना है वो या दूसरी चीज़ स्प्रे करनी है, वो आपको किसान डिसीजन ले सकता है। लेकिन आपको मूलतः बीमारी के बारे में मालूम पड़ जाता है। हुँ, और किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज एग्रोनॉमिस्ट तो है नहीं, तो हुँ, मालूम कैसे पड़े कि अंदर इसके अंदर कीड़ा कौन-सा लगा है, क्या हुँ, लगा हुँ। है। दूसरा है कि अपने कुछ फसलें ऐसी है कि जहाँ पे ह्यूमन इंस्पेक्शन बहुत डिफिकल्ट है। आप गन्ने के खेत के अंदर बीच में अगर कीड़ा लग गया, तो जब आधा खेत खत्म हो जाता है उसके बाद ही मालूम पड़ता है कि गन्ने के अंदर कीड़ा लगा था। हुँ, हुँ। क्योंकि आप बीच में तो जा नहीं जा ही सकता। नहीं सकते। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रोन बेस्ड सेंसर से हीट सिग्नेचर से आपको मालूम पड़ जाता है कि फील्ड के ये पार्ट के अंदर कुछ इश्यू है। देयर इज़ हीट सम सिग्नेचर क्या इन्फेस्टेशन। होता है सर? कोई भी कीड़ा होता है,
उसके अंदर बॉडी हीट जनरेट करती है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो वो हीट सिग्नेचर आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर कीड़ा लगा है। आपको विजुअल आप इंस्पेक्शन से आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ड्रोन आपको बता देगा कि यहाँ पे हॉटस्पॉट है, कि यहाँ पे भैया पता नहीं अननेसेसरी ज्यादा कुछ गर्मी, तो आप वहाँ पे इंस्पेक्शन करके स्प्रेइंग कर सकते हो। सिमिलरली सेटेलाइट, सो सेटेलाइट से आप वेजिटेटिव इंडेक्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेजिटेटिव इंडेक्स होते हैं कि आपकी ग्रोथ कैसी हुई है, कितना हरा है आपका। अगर आपको सही सोइंग डेट के हिसाब से 70वें दिन कितनी ग्रीन होना चाहिए, उससे जब आप सेटेलाइट से मैप करते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ग्रीन ज्यादा है या कम है, उससे आपको हेल्थ मालूम पड़ जाती है। प्लांट उसके हिसाब से आप आपके फार्म के अंदर किस एरिया में आपके मालूम पड़ेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो किसान जाके वहां पे देख सकता है कि अच्छा यहाँ पे ये गड़बड़ है, तो उसकी फिर उसने फोटो खींच ली प्लांटिक्स की एप्लीकेशन से। एक और जो एक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एआई का यूजेज है, वो यूजेज ऑल्सो है कि आपको सॉइल हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एआई मदद कर सकता है इसमें? जी, तो सॉइल टेस्टिंग पहले तो क्या केमिकल एनालिसिस होता था, अभी आप हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरास को यूज करके और बेसिकली एनालिसिस ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, उससे आप इवन सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिमोट सेंसिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते आप कह रहे हो कि बिना मिट्टी लिए हैं। हुए दिए हुए भी आप सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं? इट वुड नॉट बी एज एक्यूरेट एज केमिकल एनालिसिस विच इज गोल्ड स्टैंडर्ड, बट एटलीस्ट इट आपको उस लेवल का वो डेटा दे देगा जिसके अंदर आपको इंटरवेंशन क्या करनी है, मुझे ज्यादा नाइट्रोजन डालनी है कि नहीं डालनी, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, बेस्ड ऑन की नाइट्रोजन से क्या होता है सॉइल को। हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग है, तो काफ़ी आगे बढ़ गया है। बिल्कुल। जैसे अभी टेक्नोलॉजी का हम बात करें, जैसे आपने कहा कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, आज के डेट में ग्रीन हाउस भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रहा है, हाइड्रोपोनिक्स भी बढ़ रहा है, बट इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है जो ज़्यादातर किसान हमारे देश में शायद अपना नहीं सकते आज की डेट में। तो जो किसान मानो छोटा है, उसके लिए क्या ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वो अडॉप्ट कर सके? क्योंकि जैसे आपको भी मैंने सुना है, कहीं आपने लिखा था कि यार भारत में शायद ज़रूरत नहीं है इतना सारा हाइड्रोपोनिक्स का, ये सब का। तो एक सबसे पहले उस पे आपका थॉट क्या है? और हम छोटे किसान का सहायता कैसे करते हैं? मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ सॉल्यूशंस हम निकालें इस पॉडकास्ट के थ्रू। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली आपने यार। सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन यही है कि टेक्नोलॉजी हम छोटे किसान को मदद करने के लिए हम क्या करना है। देखिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर मतलब ये नहीं कि आप है ना ग्रीन और ग्लास हाउसेज ही बनाए। ग्रीन और ग्लास हाउसेज इन देयर एक्सट्रीम फॉर्म वो उन कंट्रीज के लिए ज्यादा यूज किए जाते थे जहाँ पे बड़ा लॉन्ग विंटर हुआ करता है, तो इट एक्ट एज अ बैरियर कि भैया कि आप 8 महीने का ठंड है तो फसल उगेगी नहीं, तो आप उसको आर्टिफिशियली गर्म कर सको, और क्योंकि सूरज तो है ही तो आपकी ग्रोथ हो सके। वी आर गिफ्टेड कि हमारे पास बहुत अच्छा सूरज हमारे पूरे साल के अंदर आता है, ठीक ठाक बारिश हो जाती है। हमको ये वर्क करना है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल एक टनल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उसका इंडिया में इतना यूजेज नहीं है अभी भी कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर में। हम अभी भी ग्रीन हाउसेज की बात करते हैं, लेकिन आपने टनल समझे आप? हाँ, लो सिर्फ टनल, हाई टनल। हाँ, लो टनल, हाई टनल। उससे क्या है, एक फिजिकल बैरियर, क्योंकि हमारे पे पेस्ट इन्फेस्टेशन हिंदुस्तान में बहुत है। टनल से क्या होता है, एक फिजिकल बैरियर आपने क्रिएट कर दिया और ये अफोर्डेबल है। सेकेंडली, हम हरदम मल्चिंग का अंडर प्ले करते हैं। मल्चिंग की इंपॉर्टेंस हमको हर किसान को मालूम होनी चाहिए, जो अभी भी मेरे ख्याल से नहीं है। क्या है सर, आप समझा सकते हैं देखिए, तो? मल्चिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप इंश्योर कर रहे हो कि आपका जो वाटर यूटिलाइजेशन है, राइट, वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, अननेसेसरी इवेपोरेशन नहीं हो रहा। सेकेंडली, आप ये भी इंश्योर करो जब आप मल्च करते हो कि जो भी आपने जो सॉइल बॉर्न डिजीजेज हैं उसका मिनिमम इन्फेस्टेशन हो। मल्चिंग गिव्स यू वन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। राइट। सो इस तरह के, एंड देन एक्चुअली लाइक जो सीवियर हीट के अंदर आपको रिफ्लेक्टिव मल्च भी सुनेंगे आपने, राइट, वो इंश्योर करते हैं कि आपका टेम्परेचर पेड़ के आसपास, राइट, इट डजंट बिकम वेरी एक्सट्रीम। सो ये कलर ऑफ मल्च से लेके इस टाइप ऑफ मल्च से काफी इंपैक्ट मैंने देखा पॉजिटिवली ग्राउंड पे होते हुए। जो प्रोग्रेसिव किसान यूज करते हैं उनके ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन अभी भी इसका अवेयरनेस नहीं है। मल्चिंग का भी आप कह रहे हैं? नहीं, मल्चिंग का आप बताइए मेरे को, मल्चिंग का कहाँ अवेयरनेस है? सर, अगर भारत में कितने प्रतिशत किसान मल्चिंग यूज करते हैं आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से 17-18%, वो भी सिर्फ ना प्रीडोमिनेटली मैं बात कर रहा हूँ 17 to 18% विच आर फ्रूट और वेजिटेबल के किसान। और मल्चिंग में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि किस प्रकार का मल्च यूज़ करें, बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने सुना है कि मल्च का उल्टा साइड, ब्लैक साइड लोग ऊपर डाल देते हैं। कई बार मैंने सुना है कि मल्च गलत कलर का यूज़ कर लेते हैं, पतला माइक्रोन। और एक और चीज़ कि अगर आप सही मल्च यूज़ नहीं करें तो मल्च भी अल्टीमेटली प्लास्टिक का यूज़ होता है। उसके जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो आपके सॉइल सॉइल में आ में जाता है। फिर खाओगे आप वही। एग्जैक्टली, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट इट इज अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके ऊपर हमने वो गहन
पर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ही नहीं की। हिंदुस्तान के किसान के साथ एक ही समस्या है, हम लैब में, हम हमारी फैक्ट्रियों में अच्छी सी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, लेकिन हम किसान के पास जाके बोलते हैं कि वो समझ नहीं आती है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी ने अभी नैनो यूरिया निकाला था। नैनो यूरिया बहुत अच्छी चीज है। क्या होता है नैनो यूरिया नैनो से? यूरिया होता है कि आपको उसको फोलियर स्प्रे से आप प्लांट को न्यूट्रिएंट देते हो। अभी क्या आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट 16% देना पड़ता है, 16 क्यों? क्योंकि आप सॉइल में दे रहे हो और फिर रूट जोन से वो एब्जॉर्ब हो रहा है। जब आप नैनो पार्टिकल यूज करते हो, नैनो यूरिया या नैनो पोटाश यूज करते हो, आप उसको पत्ते पे स्प्रे कर रहे हो, तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। इट इज जस्ट लाइक अगर आप है ना हल्दी लो या कुरकुमिन का एक है ना गोली खा लो, जो दोनों में समझ गया। फर्क है, सेम चीज है। सो इमीडिएट इफेक्ट आता है। लेकिन अगेन एक्सटेंशन सर्विस वाज वेरी बैड। किसी किसान को समझ ही नहीं आया कि इसको फुल स्प्रे करना है, उन्होंने ड्रिप में चढ़ा दिया, फिर बोलते रिजल्ट नहीं आया, बोले नैनो तो सब खराब होता है। तो माइंडसेट, अच्छी टेक्नोलॉजी को भी आप गाली देने लग जाते हो और कि किसान उसका, अभी किसान को आप बोलो नैनो नैनो देखते हुए माल नहीं खरीदता है, बोलता है नैनो काम नहीं करता है। अब प्रोडक्ट की गलती नहीं है, टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है, लेकिन आपने उसका ढंग तरह से एक्सटेंशन ही नहीं किया, अवेयरनेस ही नहीं थी कि इसको यूज कैसे करना है। मल्चिंग का सर एक और उदाहरण है कि बहुत सारे लोग, जैसे हमने बोला, अगर मल्चिंग यूज करोगे तो आपका इवेपोरेशन लॉस कम हो जाता है। जी मतलब कि आपके अपने ड्रिप के पानी को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हाँ, होगा, मल्चिंग के साथ ड्रिप का पानी बढ़ा दोगे तो उल्टा वहां आपका क्रॉप डैमेज भी हो सकता डैमेज है। होगा, हाँ, क्योंकि वो सैचुरेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। सैचुरेशन ऑफ सो वाटर हो सो जाएगा। ये सी वही मैं बोल रहा हूँ कि ड्रिप भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मल्चिंग भी अच्छी टेक्नोलॉजी, लेकिन दोनों साथ के अंदर इंटेलिजेंटली यूज नहीं किया विद अवेयरनेस, तो आप दोनों को गालियां दोगे करेक्ट। कि मैं तो मल्च किया था, ड्रिप भी किया, लेकिन सर मेरा तो कोई प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट ही नहीं है। फिर आप बोलोगे टेक्नोलॉजी खराब है। सो मुझे जो लगता है कि एक एक्सटेंशन सर्विस इंफॉर्मेशन का, और दूसरा ये भी है ना, अभी एक से माइंडसेट हो गया बेचना बेचना बेचना। हर आदमी किसान को कुछ बेचना चाहता है। हम कभी भी किसान के पास, मैंने ज्यादातर देखा है कि हम ये माइंडसेट से नहीं जाते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना है। हर आदमी कॉस्ट कटिंग करना चाहता है। सेल्स की टीम बड़ी होगी, एक्सटेंशन की टीम हरदम छोटी होगी। जिस दिन कंपनियां एक्सटेंशन की टीम बड़ी और सेल्स की टीम छोटी करने लग जाएंगे, किसान का भला भी हो जाएगा और कंपनी का भी भला हो जाएगा। लेकिन हरदम आप देखेंगे ग्राफ उल्टा होता है। जिसके पास 150 की सेल्स की टीम है, सेल्स सपोर्ट टीम है, उनके पास 15 एग्रोनॉमिस्ट होंगे जो शायद फोन के ऊपर बैठ के बेचारे, वो तो बाहर भी नहीं जा रहे होंगे, उनका टीएडीए भी अप्रूव नहीं हो रहा होगा कि खेत में जाओ। सो ये थॉट प्रोसेस हमको कंपनीज को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को हमको चेंज करना है कि हमको फार्मर को अवेयर बनाना पड़ेगा। और बीच के अंदर तो काफी अच्छे इनिशिएटिव, जैसे आपका ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा लाखों करोड़ों लोगों को इस तरह के ना पॉडकास्ट होने चाहिए, बिल्कुल। है ना। उसके कारण क्या है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये सब इन्फॉर्मेशन जाएगी तो किसान। और दूसरा ये भी मैं मानता हूँ कि इसके अंदर भी आप भी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आप किन को बुला रहे हो कॉल, बिल्कुल। क्योंकि आके गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चली जाए किसान के साथ। ये भी होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं जानी चाहिए, पर एट द सेम टाइम बहुत जो आप काम कर रहे हो, आई थिंक। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी इस डिस्कशन आपने चालू किया, आपने मेरे को बोला हमारे किसान सुनते हैं। जनरली इस तरह के पॉडकास्ट के अंदर वी गो, वी टॉक अवर एक्सेंट विद इंग्लिश इन द वे दैट एक्चुअली पीपल फील ही इज वेरी स्मार्ट। आपने बोला कि भैया ये समझना चाहिए, हिंदी में आना चाहिए। मैंने ये गलती की है सर। रामलाल को समझ में आना चाहिए, राइट। सो डेफिनेटली हम रामलाल से 1-to-1 बात करते हैं, और एक देखिए माइक के पीछे होने में दोनों में बहुत फर्क है। सो माइक के पीछे हम जब भी जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में ट्रिगर हो जाता है कि हमको अंग्रेज बनना है, राइट। ये पहली बार ऐसा है कि माइक के पीछे बैठने के बाद भी मैं अभी तक अंग्रेज नहीं बना हूँ। हाँ, मैं जब स्टार्ट किया था मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता था कि हिंदी उतना बोलने का आदत छूट गया था, बट अब मैं भी पूरा प्रयास करता हूँ कि हिंदी में जितना बात कर सके करें। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा प्रयास है एंड वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू सर। सर, एक जनरल नोशन, कुछ जनरल क्वेश्चंस है कि आपने काफ़ी किसानों से मिला है, आपने काफ़ी बात किया है, एग्रीकल्चर को एक अलग अलग एंगल से देखा है, पॉलिसीवली एंगल से, गवर्नमेंट वाले एंगल से। और ये कॉमन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे आपने बोला इन्फॉर्मेशन सही देना चाहिए लोग को। बहुत सारे लोग मेरे एपिसोड्स देखकर खेती में आना चाहते हैं, आईटी जॉब्स छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे छोटे किसानों को कई बार लगता है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये बंदा जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है 1 एकड़ से, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इन जनरल, एग्रीकल्चर में पैसा है, खेती में पैसा है, एज एन इंडस्ट्री, एक किसान के एंगल से? देखिए, जब हम छोटा और माइनर किसान की बात करते हैं तो शायद प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर किसी के पास डिस्पोजेबल मनी है एंड दे वांट टू मेक अ प्रोफेशनल विच इज, जो उनको एक अच्छी, राइट, कंटेंटेड लाइफ दे, खेती में बहुत पैसा है। थोड़ा और समझाइए सर, कैसे? जब आपके पास पैसा है, आपके पास जमीन है, या आप जमीन खरीदने की क्षमता रखते हो, तो आप उन्नत खेती ही करोगे। आप एक छोटे किसान की तरह नहीं सोचोगे ना कि मैं कहाँ पे 2 रुपए बचाऊं, या लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आज जब आप 1.5 लाख रुपए के फोन के ऊपर चैट जीपीटी से ये पूछ सकते हो कि लाइक कि है ना,
टेल मी समथिंग अबाउट जर्मन पॉलिटिक्स, तो आप ये भी पूछ सकते हो कि टेल मी समथिंग अबाउट कि भैया हाउ टू ग्रो टूअर इन अ बेटर वे। तो ये डेटा इन्फॉर्मेशन तो है ना। सो जब आप प्रोग्रेसिव हो, आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो, आप टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी रखते हो, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर पैसा कमा सकते हो। इसमें सिर्फ सोचने की और समझने की बात यह है, खेती में पैसा वही कमा सकता है कि जो दोनों अपने हाथ मिट्टी में डालने में जिसको झिझक नहीं हो। आप Right. सोचोगे कि मैं किसी से और से हाथ डलवाऊंगा, मैं तो नहीं डालूंगा, मैं एलीट रहूंगा, नहीं पैसा कमाओगे। खुद उतरना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है, एंड अगर आप वो एंजॉय कर रहे हो तो इट्स एड्स वैल्यू। सो मैं उन लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पैशन है कि मेरे को खुद, आप सोचिए आप सर्जन कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग, यू आर अ क्रिएटर, राइट। अगर एक दाना भी अगर आपने उगाया तो आपने क्रिएट किया, क्योंकि खेती का तो सिंपल लॉजिक है, एक दाना डाला 100 उसमें से कन्वर्ट हुए, एक दाने से 100 बनाने का खेल है। करेक्ट। तो अगर आपको जितनी नॉलेज है, जितना पैशन है, वो जितना अच्छा कर पाओगे। तो शायद फर्स्ट ईयर में आपको फायदा नहीं मिले, सेकंड ईयर में नहीं मिले, थर्ड ईयर तक मुझे नहीं लगता कि अगर जो 30 साल तक खेती में टिकता है, नॉन फार्मर, नॉन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वो पैसा नहीं कमाता। अब जब आते हैं अपन किसान, और किसान को प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। किसान को प्रॉफिटेबिलिटी जब तक नहीं मिलेगी जब तक सोसाइटी उसको पैसा नहीं बनाने देगी, और सोसाइटी उसको पैसा नहीं बनाना देना चाहती, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बट इन्फ्लेशन तो बहुत सारी चीजों से बढ़ेगा ना सर। लेकिन वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, दुनिया भर के अंदर ये एक मानसिकता है कि अगर हम खाने पीने में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हम बाकी चीजों में कम करेंगे। तो सर इकोनॉमिक मेरा मानना थोड़ा अलग है, करेक्ट मी इफ आई थिंक कि जैसे ही किसी के पास पैसा बढ़ता है, जिससे भी किसी का डिस्पोजेबल इनकम जो हम कहते हैं कि खर्च करने वाले पैसा, वो सबसे पहले अच्छा खाना खाता है, दूसरा अच्छे कपड़े पहनता है। हाँ, तो आपको पहले वाली चीज बताऊं, सरकार यही चाहती है कि वो अच्छा खाना खाए लेकिन उसको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़े। अच्छा सस्ते में अच्छा खाना खाए। हाँ हाँ, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम के अंदर अगर वहां लगा देगा तो फिर वो नया मोबाइल नहीं खरीदेगा, नया टीवी नहीं खरीदेगा, नए जूते नहीं खरीदेगा, नई गाड़ी नहीं खरीदेगा, और जीडीपी ग्रोथ तो इन चीजों से बढ़ता है ना। तो एक प्रकार से सरकार और सारी इंडस्ट्रियलिस्ट किसान को नीचे। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारी सोसाइटी, सारी सरकार, और आई एम सेइंग दैट हमने अनफॉर्चुनेटली 100 साल पहले से हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है कि वी ऑलवेज लव टू हैव फूड इन्फ्लेशन टू बी लो। सो हम फूड इन्फ्लेशन जब तक लो करने की कोशिश करते रहेंगे तब तक हम किसान को जस्टिफाइड पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि आप पूरी की पूरी आप सोचिए ना, किसान वर्सेस ऑल हो गए ना। आज आप अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज प्रोड्यूस करते हो अपनी फैक्ट्री के अंदर या एज अ सर्विस, आप डिसाइड करते हो ना मैं कितना चार्ज करूंगा, करेक्ट। राइट। या सोसाइटी आपको पुश कर रही है। ऐसा सोसाइटी जो एक सिंगर के ऊपर $1 बिलियन खर्च कर सकता है, राइट, वो किसान के लिए ना 2 रुपए अगर तुअर दाल के भाव बढ़ जाते हैं तो होल ना मचा देता है। तो वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट इन सोसाइटी। मेरा क्या मानना है सर, जैसे टैक्स का होता है ना, आई थिंक जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है उनको खाने के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मानो कोई गरीब इंसान सस्ते में खरीद रहा है पैसा, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो 2 रुपए 4 रुपए और दे। आई डोंट नो, जस्ट रैंडम आइडिया आया मेरे सी दिमाग में। आई डोंट, अभी मैंने इस पे सोचा नहीं, शायद सोचूंगा विदाउट थिंकिंग। आई डोंट वांट टू कमेंट, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ सोसाइटी नीड टू स्पेंड मोर मनी फॉर देयर फार्मर्स। क्योंकि उसका मैं सिंपल रीजन बताऊं, फार्मर का बच्चा खेती आराम से करता है, आपका और मेरे बच्चे को बहुत जोर लगेगा खेती करने में। फार्मर का बच्चा आप जो कर रहे हो और मेरा जो बच्चा करेगा वो कर सकता है, दे हैव दैट कैपेबिलिटी। हमारे बच्चे में वो पेशेंस नहीं है कि वो खुद फार्मर बन पाए। इट कम्स थ्रू जनरेशन ऑफ इफेक्ट। करेक्ट जब सर, आपने 100%। दादा को, पिताजी को आपने खेती करते हुए देखा है, उनका पेन देखा है, उनकी पेशेंस देखी है, तो वो आप वो कल्टीवेट करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग। आई डोंट थिंक आवर किड्स आर केपेबल इनफ टू बी द फार्मर, एक्सेप्ट दैट मैंने बोला आपको वीकेंड फार्मर, राइट। करेक्ट करेक्ट। या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैशन होता है, तो सब नहीं बन सकते। तो हमें देखना है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फार्मर अगर हमको अगर चाहिए, तो हमको एज अ सोसाइटी वील हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मेकिंग देम हैव अ बेटर डिग्निफाइड लाइफ। क्या एक प्रकार से हम खतरे में हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स फार्मिंग में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो आप देख। शादी नहीं होती आजकल, गांव में जाके पूछिए हम्म, किसान का लड़का, तो बोला अच्छा खेती करता है तो शादी नहीं करेंगे। ये सच्चाई है। अगर काफी जो आपके किसान भाई देख रहे होंगे टीवी, जानते हैं नॉर्थ के अंदर बिल्कुल सही कि बात। मैं किसान तो बहुत किसान सारे किसान से बात किसान किया हूँ। किसान के बच्चों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो किसान है। तो हमको एज अ सोसाइटी सोचना है कि हम एक तरह से उनको अन्नदाता बोलते हैं और हम उनको एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ नहीं दे रहे हैं। सो एक एक थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज की जरूरत है। एक और चीज़ सर, एक तरफ तो जो किसान है उनकी शादी नहीं हो रही है, और जो मानो ये अमीर किसान है, मैं जानता हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ किसान जो बहुत अमीर है, मतलब बहुत पैसा है। अब उनके बच्चे जब बड़े बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, दुनिया के कॉलेज में जा रहे हैं, उनको अपने दोस्तों को समझाने में मुश्किल हो रहा है कि भाई मेरे पापा किसान है, खेती करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सुना ये स्टोरी मैं। क्योंकि वेरी हम, वेल ऑफ आप फार्मर्स। देखिए, आपने आज तक कितनी किताबें पढ़ी होंगी, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर के भी, हर जगह ये लिखा होता है एक गांव में एक गरीब किसान था, हम्म।
कभी आपने सुना है कि एक गांव में एक बहुत ही समृद्ध किसान था? स्टोरी बता दो मेरे को। नहीं नहीं। तो स्टोरी ऐसी आती है। तो हम वही बोल रहा हूँ, हमने सोसाइटी में एक दिमाग बना दिया कि किसान गरीब है और गरीब रहना चाहिए। जब तक हम वो मानसिकता नहीं बदलेंगे, मुझे लगता है कि टाइम आ गया हमको मानसिकता बदलनी है, क्योंकि खेती और किसानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जो अदर एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज। आप समझिए 30% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, जिसके कारण दुनिया भर में अभी गर्मी हो रही है, जो अपन क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, 30% एग्रीकल्चर के कारण आती है। तो अगर आप एग्रीकल्चर में किसान को समृद्ध नहीं बनाओगे, वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा, तो आपके टेम्परेचर 2 से की जगह 4 डिग्री बढ़ जाएंगे अगले 50 साल के अंदर, तो वैसे ही मर जाओगे। सेकेंड, 70% जो वाटर विड्रॉवल है ग्राउंड से, वो खेती में होता है। तो जब पीने के लिए पानी नहीं रहेगा तो आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब मरेंगे, सिर्फ किसान अकेला नहीं मरेगा। तो एज अ सोसाइटी हमको सोचने की जरूरत है कि हमको खेती किसानी को इंप्रूव करने के लिए, और खेती किसानी को इंप्रूव करने का तरीका एक ही है, किसान। जब तक उसको एम्पावर नहीं करोगे, खेती किसानी के अंदर से हम बात करते रहते हैं इंप्रूव होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, ग्राउंड पे तो काम वो करेगा ना। करेक्ट करेक्ट। तो हमको एंश्योर करना है कि हमारे फार्मर एम्पावर्ड हो। नहीं होगा तो फिर ठीक है, बिलीव मी, यू एंड मी वुड बी द लास्ट जनरेशन विच विल बी हैविंग स्माइल ऑन देयर फेस। अगली जनरेशन के मुंह में स्माइल नहीं दिखेगा आपको। अब सफ़र करेंगे खाना पीने के लिए वो। तो आई थिंक मतलब एक बहुत ही की हाईलाइट इस पॉडकास्ट है कि बहुत ज़रूरी है किसानों को, अर्जेंसी है, अर्जेंसी है कि जल्द से जल्द उन्हें। अर्जेंसी है। अभी सर आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया। अब क्लाइमेट चेंज, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पानी रहता है। एक और जो कॉन्सेप्ट चला है कार्बन क्रेडिट का, तो मैं 3-4 गेस्ट से ये क्वेश्चन पूछा हूँ, सबका अलग पर्सपेक्टिव है। हमारा बात कर रहे थे पहले, आपका पर्सपेक्टिव अलग था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। कार्बन क्रेडिट होता क्या है और कैसे ये चल रहा है भारत में? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। कार्बन क्रेडिट बड़ा सिंपल है। दुनिया में ऐसे कई ऐसी व्यवसाय हैं जो बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन करते हैं। अब हमने जब देखा है कि ना दुनिया भर के अंदर कार्बन के एमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि सोच के अंदर, जैसे इंडिया ने बोला कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब हम कार्बन रिलीज नहीं करेंगे, या हम इतनी कार्बन रिलीज करेंगे जितनी हमारे पास दूसरे तरीके हैं, चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री से या फॉरेस्ट लगा के, कि हम उसको एब्जॉर्ब करके वापस ग्राउंड में डाल दें। जो लोग, कंपनीज जिनकी खुद की कैपेबिलिटी नहीं होती कार्बन को एब्जॉर्ब करने की, वो लोग किसी और की जो कैपेबिलिटी है कार्बन को एब्जॉर्ब करने की, उनसे क्रेडिट खरीद लेते हैं। तो मतलब मैं प्रदूषण करता रहूंगा, आपने ऐसा काम किया जिससे प्रदूषण कम हो रहा है, तो मैंने आपको पैसे दे दिए। पेड़ में डालते जा रहा हूँ। हाँ, आपने पेड़ उगाए, तो जब आपने पेड़ उगाए तो उसके अंदर आपने एंश्योर किया कि ना कार्बन एब्जॉर्ब होगी, और मैं हूं जो कार्बन अपनी गाड़ी से धुआं उड़ाए जा रहा हूं, तो मेरे पास पैसा है, तो मैं आपको बोल देता हूं तू पेड़ उगा, तू एक काम कर, मेरे को तेरे पेड़ उगाने का पुण्य मेरे को दे दे। वो पुण्य है, वो कार्बन क्रेडिट है। अब एग्रीकल्चर के अंदर और खासकर इंडिया के अंदर सिर्फ एक एग्रो फॉरेस्ट्री ऐसा है जहां के ऊपर थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड एक्टिविटी हो रही है। बाकी प्योर प्ले एग्रीकल्चर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, उसके अंदर अभी भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। सो अभी आई थिंक बेचारे किसान बेवकूफ भी बहुत बन रहे हैं। लोग आ जाते हैं कि हमारे पास कार्बन प्रोजेक्ट है, कार्बन प्रोजेक्ट है, आप ये एक्टिविटी करो, वो किसान वो एक्टिविटी करता है, बेंचमार्किंग नहीं होती है, उसकी बेचारे की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बिकॉज कोई भी आप कार्बन सेंसिटिव एक्टिविटी करोगे खेत के अंदर टू रिड्यूस फुटप्रिंट, तो आपका सीधा इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्टिविटी पे। किसान ये खुश हो रहा है कि ठीक है मेरी प्रोडक्टिविटी कम भी होगी तो भी मेरे को पैसा मिल जाएगा कार्बन क्रेडिट से, लेकिन फिर बेचारा बेवकूफ बन जाते हैं, बोले कि बेंचमार्किंग नहीं हुई थी, इसमें तो ये कॉमा नहीं था, इसमें फुल स्टॉप नहीं था। तो अभी बहुत इमेच्योर मार्केट है। स्टिल इवन गवर्नमेंट की पॉलिसीज आर आल्सो नॉट वेरी क्लियर ऑन एग्रीकल्चर। एनर्जी में तो हमारी फिर भी कार्बन क्रेडिट की पॉलिसी। बैम्बू का बहुत मैं सुना हूँ। सी बैम्बू इज अ गुड वे, क्योंकि उसका मल्टीपल यूज हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम इट इज अ ग्रास, काफी रोबस्ट प्लांट है, और जब वो ग्रो करता है वो काफी सिक्रोनाइजेशन ऑफ कार्बन भी करता है। तो बैम्बू प्रोजेक्ट्स आर गुड प्रोजेक्ट फॉर श्योर। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि लेकिन अभी जब बैम्बू की बात हुई तो हर आदमी बैम्बू उगा रहा है, चारों तरफ बैम्बू उगाओ, बैम्बू उगाओ, बैम्बू उगाओ, बैम्बू उगाओ। बैम्बू अच्छी चीज है, लेकिन आई एम सेइंग दैट हम सारे के सारे अंडे एक मतलब बास्केट में नहीं दे सकते ना, फिर फूट जाएंगे वो। सो वी हैव टू डाइवर्सिफाई। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का रोल है, बैम्बू का रोल है, एंड ऑल्सो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, नो टिलिंग एग्रीकल्चर, इसका भी रोल है। तो इन सारी सारी पद्धति को क्लाइमेट रेजिलियंट, क्लाइमेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्रो फॉरेस्ट्री में मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए रहता हूँ क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री अभी तक हम कर रहे हैं विद नॉट अ माइंडसेट ऑफ कंज्यूम प्रोड्यूसिंग फूड। हम एग्रो फॉरेस्ट्री को मल्टी लेयर एग्रो फॉरेस्ट्री करके फूड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सिर्फ चैलेंज ये कार्बन नहीं है और या एनवायरमेंट नहीं है, भूखमरी भी है। बिल्कुल, खाना तो देना पड़ेगा। राइट, आज भी 800 मिलियन पीपल फूड इनसिक्योर है दुनिया के अंदर।
तो अगर हम सिर्फ यही अगर ट्रेंड बना लेंगे कि हमको सिर्फ एनवायरमेंट लेकिन लोग भूखे मरेंगे, तो भी लॉजिक नहीं है ना। सो हमको ये भी इंश्योर करना है कि दैट एवरीबडी गेट्स सफिशिएंट फूड, किसान की लाइवलीहुड भी रहे और क्लाइमेट भी अच्छा रहे। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, लेकिन आई थिंक मुझे विश्वास है कि हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, बहुत इंटेलिजेंट रेस है। कुछ जब हम फिगर आउट कर लेंगे। फिगर आउट कर लेंगे। तो सर, रबी खरीफ जो भारत में 2 शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया। अब आज के डेट में कई सारे जो मेरे पॉडकास्ट देखते हैं वो लोग नए लोग भी हैं, आज रबी खरीफ जानते नहीं है। रबी खरीफ क्या होता है? इसमें कौन से क्रॉप आते हैं और एक किसान के लिए क्यों एक इम्पोर्टेंट चीज़ है? राइट। सो देखिए ना, हिंदुस्तान में ऐसे तो 3 सीज़न होते हैं खेती के, लेकिन 2 बड़े सीज़न होते हैं। जो आपने बोला खरीफ, रबी और एक ज़ैद जो समर क्रॉप भी बोलते हैं, तो ये 3 सीज़न होते हैं। खरीफ होता है एक्चुअली बारिश के बाद की जो कल्टीवेशन होता है, उसको खरीफ बोलते हैं। सो जब हमारा हिंदुस्तान में मानसून जो आता है, तो मानसून के बाद जनरली आप जिस तरह की क्रॉप्स करते हो, जैसे आपका राइस हो गया, चावल जिसको हम बोलेंगे, तो हुँ। चावल हुआ, तुअर हुआ, इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं, कुछ जगह मूँग भी होता है, तो ये सारी जो क्रॉप होती है, जो जिसको हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर चाहिए, हुँ। वो जनरली आप खरीफ में करते हो, क्योंकि मानसून के जस्ट बाद की बात होती है। और इन क्रॉप को ठंड भी ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब ये टेम्परेट एनवायरनमेंट के अंदर ये क्रॉप जनरली प्रोड्यूस होती है। जब हम खरीफ का हार्वेस्टिंग कर देते हैं, उसके 15-20 दिन के बाद सोइंग चालू होती है, जिसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप, वो विंटर क्रॉप भी बोला जाता है। रबी यानी कि विंटर क्रॉप? विंटर क्रॉप के जहाँ पे आपको तापमान कम चाहिए और आपको बारिश नहीं चाहिए, तो वहाँ पे इरिगेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ग्राउंड मॉइस्चर कम है, तो अच्छी क्रॉप नहीं होगी जब तक आपके पास अल्टरनेटिव वे ऑफ इरिगेशन नहीं हो। चाहे वो आपका ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे फ्लड इरिगेशन हो, चाहे कैनाल हो, लेकिन उसके लिए इरिगेशन बिकम्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट। सो हम जब खरीफ में मैंने जो आपको बताया, उसमें तो ऑलरेडी बारिश चल रही है, बारिश हो रही है और बारिश के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज देयर। रबी में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बाय नेचर बहुत कम होता है, क्योंकि ठंड में बहुत कम बारिश होती है हिंदुस्तान में। हुँ। सो आपके चना, गेहूँ, इस तरह की जो क्रॉप होती है जिनको ठंड बैठनी चाहिए, आलू, ये उस सीज़न के अंदर, रबी के अंदर होती है। ज़्यादा ये छोटा 2-3 महीने का क्रॉप होता है। जनरली आप ना अप्रैल, मई, जून के बीच के अंदर कई किसान, और जनरली आप सब्जी वगैरह ज़ायद में ज़्यादा उगाई जाती है। कुछ लोग मूँग भी उगाते हैं। तो ये कुछ ही ज़्यादा ज़ायद की क्रॉप ज़्यादातर आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होती है। हुँ, हुँ। सो इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर है सीज़न का। सीज़न का। और आज के डेट में सर, जो हमारे श्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि फार्मर का इनकम हमें डबल करना है। अब जब जहाँ जिस देश में इम्पोर्ट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, जिस देश में फार्मर को एमएसपी नहीं मिल रहा है, उस देश में हम फार्मर का इनकम डबल कैसे कर पाएँ? आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। ये दोनों चीज़ें रोकनी पड़ेगी। इम्पोर्ट को बंद इम्पोर्ट करो। बिल्कुल रोकना पड़ेगा आपको। एमएसपी से आप कैसे? समझिए, देखिए ना, आप जब इम्पोर्ट सी एमएसपी का सेकेंडरी इम्पैक्ट है। अगर आपने इम्पोर्ट बंद किया, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? डोमेस्टिक ही आपका कंजम्पशन, जो भी प्रोडक्शन है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम है, तो क्या होगा? स्केर्सिटी होगी तो प्राइस ऊपर होगी। प्राइस ऊपर होगी तो किसान को इंसेंटिव मिलेगा, किसान वापिस उगाएगा। इट्स अ विशियस साइकिल। लेकिन करना तो पड़ेगा ना। लेकिन हम हर बार क्या होता है, हम है ना, हम कस्टमर को तो हमारी गोदी में रखते हैं और किसान को हम नीचे रखते हैं। बोलने के लिए ही जय जवान है और जय किसान है। असली में कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, असली नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बोला कि जितनी वैल्यू किसान को देनी चाहिए, उससे ज़्यादा हम कंज्यूमर को वैल्यू दे रहे हैं। एवरी टाइम कंज्यूमर, पॉइंट ये भी है कि किसान खुद भी एक कंज्यूमर है। पर लेकिन अगर आप जब देखिए, हमने डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की बात की। डबलिंग जब तक नहीं होगी, जब तक वो ऐसी फसल नहीं हुआ जिसके अंदर उसको ढंग का पैसा मिले, राइट? ढंग का पैसा कब मिलेगा? जब वो फसल उगाएगा। उस फसल के अंदर अगर उसको रिस्क है, तो क्यों उगाएगा? तो ये विशेष साइकिल है। सो हमको खासकर ऑयल सीड और हमने देखा पल्सेस में किसान को अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। लेकिन अगर हम जिस तरीके से हम इंपोर्ट अलाउ किए हुए हमने, अब आप सोचिए, आपको ना ईरान का ना एप्पल बॉम्बे में ज़्यादा बिकता है हिमाचल से। हिमाचल के एप्पल के भाव गिरेंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो होगी। सी करेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन में आपको ईरान वाला सस्ता मिलता है, और हमारे पास आप देखिएगा, कभी मुंबई जाइएगा, पूछिएगा ये कहाँ का ओरिजिन है, तो आप मालूम पड़ेगा वो एप्पल आपके ईरान के मिल रहे हैं। और हमारा वो जो हिमाचल का जो बेचारा किसान है, वो परेशान हो रहा है कि मेरे को तो है ना भैया जी कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे डबल नहीं होगी, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा सोसाइटी को। तो हम हर बार जो डर जाते हैं ना कि ना कंज्यूमर को सस्ते में दो, सस्ते में दो, सस्ते में सस्ते में दो, तो फिर किसान की कभी इनकम डबल नहीं होगी। अगर हम जेन्युइनली किसान की इनकम डबल करना चाहते हैं, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इंपोर्ट को मिनिमाइज करना, ये इट्स मस्ट। सेकंड, जो आपने बोला कि एमएसपी नहीं, सरकार एमएसपी पूरी की पूरा माल नहीं खरीद सकती। तो सरकार के इंटरेस्ट में भी है कि भाव अच्छे रहें। और भाव अच्छे कब रहेंगे? भाव अच्छे तभी रहेंगे कि जब आपने इंपोर्ट के ऊपर कटिल किया होगा। पर यहाँ पे ये भी हमको सोचना जरूरी है कि हम एक तरफ चाहते हैं कंज्यूमर को सस्ता माल दें, और एक तरफ चाहते हैं किसान को ज़्यादा पैसा मिले। तो हम एमएसपी बढ़ाए जा रहे हैं और प्राइस को क्रश करते जा रहे हैं। दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तो हमको भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा एज अ कंट्री, हम किस डायरेक्शन में मूव करें।
करेक्ट। कि क्या हम इतनी जो एमएसपी बढ़ा रहे हैं ये जेन्युइनली जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर मिल ही नहीं रही है तो बढ़ा के फायदा क्या। तो क्या हम इकोसिस्टम को, वैल्यू चेन को ज्यादा रोबस्ट करें। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली दुबई के अंदर हमारे जो करंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग, उनसे भी मिला था मैं, तो चिराग पासवान जी से, तो हमारी काफ़ी इस पर अच्छी डिस्कशन हुआ। और उसके अंदर फूड वैल्यू एडिशन, इससे किसान को ज़्यादा पैसा मिलने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप जब वैल्यू ऐड कर देते हो तो प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो फिर अगर हम, इन्फ्लेशन उतना देखते नहीं है। हाँ, तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम क्लस्टर लेवल पे, नॉट जस्ट एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल पे हम फूड प्रोसेसिंग चालू करें। तो काफ़ी ऐसा है कि किसान के बच्चे और वो लोग हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चले जाएंगे, और जो बचेंगे उन किसान को अच्छी वैल्यू मिलेगी। अभी मकाने पे अच्छा काम चालू हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमको वैल्यू एडिशन के ऊपर हमको एज अ कंट्री हमको सोचना चाहिए कि हम रॉ कमोडिटीज के ऊपर से ज़्यादा हम वैल्यू एडिशन की तरफ मूव करें। अगला बड़ा अपॉर्चुनिटी वहाँ हो सकता है भारत के लिए, ह्यूज, इट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट भारत, फॉर द वर्ल्ड। बट इवन फॉर भारत। भारत के लिए तो है ही, पर भारत की बनी हुई चीजें पूरी दुनिया में जाएगा, ये मेरे को लगता है। वही तो सर, जितने किसान है, जितना पॉपुलेशन हमारा है, हमें पूरी दुनिया को खाना खिलाना चाहिए। बिल्कुल। सर दैट इन माइंड एक और जो थोड़ा क्वेश्चन आता है मुझे, मैं कई बार कहा हूँ पॉडकास्ट में, मेरे हिसाब से हमारे देश में किसान तो चाहिए, नए चाहिए, बट हमें एक प्रकार से सर ट्रेडिशनल किसान और नहीं चाहिए शायद। आप मुझे करेक्ट करिए अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, कि जो हम कहते हैं जो छोटे किसान स्ट्रगल कर रहे हैं आज, हम नहीं चाहते कि और किसान आए और स्ट्रगल करें। अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा कुछ हट के करना होगा। नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। हमको 30% किसानों को खेती से अलग निकालना पड़ेगा। हमारे पास ओवर सप्लाई ऑफ किसान है, जमीन वितनी है, रिसोर्सेज वितनी है, किसान बहुत हैं। अच्छा ऐसा? हाँ, तो हमको 30% अगर किसान, आप सोचिए, हम क्लस्टर लेवल पे, विलेज लेवल पे अगर हम फूड प्रोसेसिंग चालू कर देते हैं, तो हमारे जो किसान 30% अगर मूव कर जाते हैं फूड वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, तो आपका ओवरऑल रिसोर्सेज के ऊपर जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे भी किसान की इनकम बढ़ेगी। सो वी हैव टू मूव 30% फार्मर्स आउट ऑफ द ट्रेडिशनल फार्मर्स आउट ऑफ द फार्मिंग, दैट्स गिवन। वो तो खेती तभी करेंगे, बट उल्टा यही होगा कि फूड प्रोसेसिंग वाले उनका माल उठाएंगे ना। हाँ, नहीं, फूड प्रोसेसिंग में खुद किसान चले जाएंगे। क्या करेंगे वहाँ? नहीं, फॉर एग्जांपल आपके अगर गांव के अंदर मकाने को क्लीनिंग सॉर्टिंग की अगर फैसिलिटी है, तो जो आपका जो लैंडलेस लेबर वहां के ऊपर सिर्फ है ना वीड निकाल रहा है, राइट, वो वहां पे जाके नौकरी कर लेगा। करेक्ट उसको करेक्ट। थोड़ा बेटर एग्रीकल्चर लेबरर्स। एग्रीकल्चर लेबर्स है जो मूव करेंगे। हमारे तो सब्सटेंशियल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, दे कैन मूव आउट। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे वी आर हैविंग टू मेनी ऑफ द फार्मर हैविंग वेरी लिमिटेड रिसोर्स, सो उसका इम्पैक्ट लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो अगर किसान, कुछ किसान वैल्यूडेशन में क्या है, सबका इट्स विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। अभी कोई कर रही है कंपनी सर ऐसा? सर काफी लोग कर रहे हैं, आईटीसी कर रहा है, पेप्सी कर रहा है, बड़े बड़े कंपनी? बड़ी बड़ी कंपनी। लेकिन अगेन आई एम नॉट सेइंग दीज टू कंपनीज, बट जनरली व्हेन बड़ी कंपनी आती है तो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल टू देयर शेयर होल्डर्स देन द फार्मर्स और द सोसाइटी। राइट। सर मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला था, मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट एक सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशंस हम निकाले। समराइज थोड़ा करना चाहूँगा विद सॉल्यूशंस ईच पार्टी के लिए। एक तो सबसे पहले छोटे किसान के लिए, जो छोटे किसान हैं, गेहूँ बाजरा ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। छोटे किसान को मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको कलेक्टिव्स या कोऑपरेटिव्स या एफपीओस, उनको एक साथ जुड़ना पड़ेगा, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे। या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये जब तक ये आप इसको लिवरेज नहीं करोगे ना, तब तक बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कोई भी एक एकड़ के लिए तो आके कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा ना। अगर आप उसको कंसोलिडेट कर पाते हो या थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप इंश्योर करते हो कोई और आपके लिए कंसोलिडेट कर दे, तो ये एक बहुत वायबल ऑप्शन है। एट द सेम टाइम किसान को मैं ये भी बोलूंगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी को आप पहले दिन से नेगेटिवली मत समझिए। कोई भी अगर आपको बोलता है कि ये टेक्नोलॉजी है, उस पर विश्वास भी मत कीजिए, राइट? ये भी मत करो वो भी मत करो। हाँ, विश्वास भी मत कीजिए, लेकिन उसको नेगेटिव भी मत समझिए, सुनिए। सुनने के बाद पूछिए, मेरे को 4 किसान ऐसे लाके दे जिसने किया है, राइट? उनका देखूंगा उसके बाद करूंगा। सो बिलीव इन सीइंग, सीइंग इज बिलीविंग। जब तक खुद आंख से नहीं देखा आपने, आपके ट्रस्टेड सोर्स से नहीं, क्योंकि आजकल कुछ भी बेच के जा रहे हैं लोग। मेरा ये प्रोडक्ट ले लो उससे ये हो जाएगा, मेरा वो प्रोडक्ट ले लो उससे वो हो जाएगा, और सब झूठ बोल के जाते हैं। सो वैलिडिटी मांगिए, कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आपका वो प्रोडक्ट यूज किया है, उन्होंने क्या स्टडी में बोला है। सो किसान को जागरूक होना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए मुझे ये है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि किसान जब हार्वेस्ट करे तब मार्केट के अंदर किसान की हार्वेस्ट के अलावा और कोई फोर्स एक्टिव नहीं होनी चाहिए, ना इधर इम्पोर्ट ना इधर ट्रेड, कोई भी नहीं, कि जो प्राइस को नीचे ला सके। सो हमको एक विंडो बना देना चाहिए। हमारे 2 ही सीजन है, खरीफ और रबी, कि आप खरीफ के सीजन के 4 महीने के अंदर हिंदुस्तान में कुछ इंपोर्ट नहीं होगा बाहर से। उसके बाद आप करिए ना जितना इंपोर्ट करना है, दुनिया भर का इंपोर्ट ला के रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन कि हम खरीफ के अंदर ये 4 महीने और रबी के अंदर ये 3 महीने के अंदर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। 7 महीने इंपोर्ट मत कीजिए, 5 महीने मर्जी है इतना इंपोर्ट कीजिए, लेकिन वो 7 महीने एंश्योर कीजिए कि फार्मर के लिए सफिशिएंट प्राइसेस रहे। दूसरा, गवर्नमेंट को एफर्ट डालने पड़ेंगे कि हम प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें। हमारी R&D एफर्ट्स आई थिंक उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। खासकर सीड एंड वेराइटी, एंड हमको एंश्योर करना पड़ेगा कि हम सही वेराइटी कल्टीवेट करें। जैसे तुअर की फसल है, 6-6 महीने की फसल है, क्या हम उसको शॉर्टन करके 4 महीने की फसल निकाल सकते हैं? तो किसान का रिस्क कम हो जाता है। तो इन सब पे हमको ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो बेसिक प्रॉब्लम पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ सुपरफिशियल नहीं। तो ये मेरा सरकार को एक सजेशन है या रिकमेंडेशन है। तीसरा, कंज्यूमर। जब आप किसान या खेती से कोई भी चीज जनरेट हुई है वो खरीदो, तो अगर वो 1.5-2 रुपए ज्यादा है तो उसके ऊपर इतना बोलना मत मचाओ, राइट? बार्गेन मत करो। बार्गेन तो ठीक है, वो ट्रेडर से कर रहे हैं, तो वहाँ अगर बार्गेन भी होता तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मतलब महंगाई बढ़ गई, उफ महंगाई, उफ महंगाई, उफ महंगाई, उसके ऊपर गाने आने चालू हो जाते हैं। इंटरनेट के आपके है ना, अभी 6 महीने पहले सब कंपनी ने मिलकर 30% डेटा की प्राइस बढ़ा दी थी, तब तो मैंने किसी को उफ अफ करते नहीं देखा। नेटफ्लिक्स प्राइस बढ़ा देता है, एयरलाइंस प्राइस बढ़ा देती है, तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जब भी हम देखते हैं कि खेती किसानी के रिलेटेड कोई भी चीज़ के भाव बढ़ते हैं, तो हम एक है ना, एक नेगेटिव परसेप्शन, आई थिंक वो हमको, मीडिया को और हम कंज्यूमर्स को वो अवॉइड करना चाहिए। कंज्यूमर्स बार्गेन मत करो, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाओ, और आखिरी जो लोग टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं इस दिशा में किसानों को मदद करने के लिए, जैसे मैं सर, आपने एक चीज़ बोला जो मैं खुद के रिफ्लेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं तुम खेती क्यों नहीं करते हो। मेरे लिए सबसे पहले उतना आसान नहीं है, मेरा वो पैशन खेती के प्रति नहीं है। तो मेरा एक प्रकार से थॉट है कि मैं किसानों के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। शायद ये पॉडकास्ट उसका एक शुरुआत है, जो कंपनी में हम कर रहे हैं वो एक है, बट आगे जाके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ, तो मेरा वो माइंडसेट है। मैं आपसे फीडबैक मांग रहा हूँ कि मैं खुद के लिए और मेरे जैसे जो दूसरे यंगस्टर्स हैं, वो कैसे टेक्नोलॉजी का सहायता यूज़ करके, क्या कुछ एरियाज़ हैं या बिज़नेस आइडियाज़ हैं, जहाँ वो किसानों का सहायता कर सकते हैं और अच्छे स्केल पर बिलियन लाइव्स जो इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला बिलियनियर बनना नहीं है, बट बिलियन लाइव्स इम्पैक्ट करना है, वो मैं कैसे करूँ? एक तो जैसे आप जो खुद कर रहे हो, ये पॉडकास्ट इज अ वेरी गुड टूल एंड मैकेनिज्म। आई थिंक फार्मर को इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही तो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना हाँ, उन्हें। तो जितने भी यंगस्टर हैं, अगर वो ऐसा कुछ एक्टिविटी, ऐसा कुछ काम कर सकें, एंड इट कैन बी वेरी गुड बिजनेस मॉडल ऑल्सो। देखिए, किसान को अगर आप अच्छी चीज दोगे ना यार, यूरिया के लिए वो डंडे खाने के लिए तैयार है, ब्लैक देने के लिए तैयार है, तो अगर आपको अच्छी चीज दोगे तो पैसा नहीं खर्च करेगा क्या? तो ये मानसिकता भी गलत है, किसान पैसा नहीं देगा, हुँ। उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। सो अगर आप इंफॉर्मेशन इस तरीके से कलेक्ट और डिसिमिनेट कर पाते हैं, थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू एप्स, थ्रू जनरेटिव एआई, स्काई इज द लिमिट। उसको आप चाहे प्राइस की इन्फॉर्मेशन, खेती बाड़ी की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, कहाँ बेच सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन, जब भी आप उसको इन्फॉर्मेशन से इनरिच करेंगे, आई थिंक यू विल क्रिएट अ ह्यूज वैल्यू फॉर देम। सो आई वुड से दैट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर यूथ कर सकता है आज का, टेक्नोक्रेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोचना चाहिए कि हम आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा था कि बैंकिंग इस तरीके से होगी? आप आखिरी बार कब गए थे बैंक? आपके बैंक मैनेजर कौन होगा, उसका आपने शक्ल नहीं देखी होगी आज तक, राइट? मैंने भी नहीं देखी है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि देयर वाज़ अ फोकस एफर्ट टू लाइक मेक टेक्नोलॉजी रीच इनटू दैट, लेकिन वहाँ पे पैसा था क्योंकि एंटरप्राइज़ था। एग्रीकल्चर इज़ आल्सो गेम ऑफ माइंड एंड हार्ट बोथ। थोड़ा हार्ड भी होना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल इसमें आता सिर्फ है। इमीडिएटली पैसा नहीं मिलने वाला है, इसमें एफर्ट डालनी पड़ती है। क्योंकि बाकी सब में तो क्या होता है, 369 बोलते हैं, 3 महीने में प्रोडक्ट बनाया, 6 महीने में टेस्ट किया, 9 महीने में या तो वीसी फंडिंग गोइंग अप और क्लोज डाउन। एग्रीकल्चर में एक सीजन 6 महीने का होता है। तो पेशेंस। पेशेंस चाहिए बिज़नेस वालों के लिए भी ये सेम चीज़ है। सबके लिए, एग्जैक्टली। सो आई थिंक के अगर यंगस्टर आप जैसे को काम करना है, अच्छा काम कर रहे हो आप, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू फार्मर इन ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर, आसान भाषा में आसान भाषा में। और ग्राउंड पे मेहनत करो। जी, सर, थैंक यू आपके समय के लिए। काफ़ी मज़ा आया। शॉर्ट एंड क्रिस्प एक प्रकार से ही रखूँगा कहूँगा ये कन्वर्सेशन को, बट बहुत नए सारे टॉपिक्स किसान भी ले जाएँगे, मैं भी ले जा रहा हूँ, स्पेशली ग्राउंड लेवल फार्मिंग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग इससे सीखें, उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। शुक्रिया आपके टाइम के लिए सर, थैंक यू, एंड माय कीप प्लेजर, इंस्पायरिंग अस। थैंक यू।